हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वाबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलती है निःशुल्क शिक्षा, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करेंगे आपके चैप्टर नंबर 3 का, क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 आंकड़ों का आलेखी निरूपण। तो इसका हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं। और ये बुक कौन सी है? बुक है भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य, उसका चैप्टर नंबर 3 पर हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई चैप्टर है क्या, इसका परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो हमने पहले 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं। अगर आपको याद होगा, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, ये 2 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 में आपने आंकड़ों के संग्रह के बारे में बात करी थी और उनके प्रस्तुतिकरण पर बात करी थी। चैप्टर नंबर 2 के अंदर अगर आप देखें तो हमने क्या बात करी थी? उनकी प्रक्रमण के बारे में बात करी थी। आंकड़ों का जो प्रक्रमण, प्रोसेस ऑफ द डेटा क्या है, वो बात करी थी। अभी तीसरे पर क्या बात करेंगे? आंकड़ों का आलेखी निरूपण के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब हमें क्या करना है, यहां पर आलेख के बारे में बात करनी है। अब अगर हम पहले की बात करें तो हमने डाटा को इकट्ठा, संग्रह मतलब क्या है, यहां पर इकट्ठा करने की हम बातें कर रहे थे। इकट्ठा मतलब कैसे करेंगे, इकट्ठा कैसे करेंगे आपके, तो इसके कई सारे आपके स्रोत थे, अलग अलग स्रोत पर हमने बात करी थी कैसे इकट्ठा करेंगे, सारी बातें देखी थी। उस डेटा से हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कि क्या काम का है, क्या नहीं है, कैसे हमें कोई चीज का एनालिसिस करना है, तो हमने प्रक्रमण पर बात करी थी। और हमने कई सारी विधियां, इसकी 3 विधियां हमने देखी हुई थी, अगर आपको याद होगा। और फिर हमने यहां पर माध्य माध्यिका के बारे में भी बात करी थी। अगर आपको याद होगा, आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। माध्य माध्यिका और बहुलक पर भी हमने बात करी थी, और इसके अलावा और दूसरी विधियों पर भी हमने बात करी थी। अब हमें बात करनी है आलेख पर। आलेख का मतलब क्या हो गया? हमें यहां पर अब चित्र बनाना होगा। कैसा चित्र बनाना होगा? जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप ग्राफ कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, टेबल बार कहते हैं, या जिसको आप रेखा चित्र कहते हैं, या जिसको आप मानचित्र कहते हैं। ये सारी चीजें आपको यहां पर बनानी होंगी, मैप्स आपको तैयार करने होंगे यहां पर। क्यों? क्योंकि अब आप जब मैप आप तैयार करेंगे तो फिर आप क्या कर पाएंगे, जो भी डेटा आया है उस डेटा को आसानी से देखकर उसको प्रोसेस कर पाएंगे, उसका उपयोग कर पाएंगे। समझ में आ रही बात? मान लीजिए आपको एक डेटा दे दिया गया है, आप कैसे तुलना करेंगे? आपको बार बार देखना पड़ेगा, इनमें इतना उत्पादन, इनमें उत्पादन। अगर एक टेबल के फॉर्म में, या एक टेबल बार, मतलब जिसको हम कहते हैं दंड आरेख है ना, टेबल बार का मतलब यहां पर क्या कर दें, इसको आप दंड आरेख कहते हैं। तो अगर आपको ऐसे बना दिया गया है, 2 डेटा दे दिए गए हैं और एक ऐसे बना दिया गया है, तो आप आसानी से बता पाएंगे कि ये कम है, ये ज्यादा है। तो आपको ऐसा समझने की बहुत ऐसा उससे पीछे दिमाग पर जोर, पीछे वाले मस्तिष्क पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। आसानी से आप देख लेंगे और समझ में आ जाएगा। तो अब जो बात हम यहां पर कर रहे हैं, तो ये क्या करना है आपको? यहां पर डेटा का आलेखन करना है, आंकड़ों का आलेखी निरूपण। आप किस प्रकार से उसको चित्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, वही सारी बातें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। आंकड़ों को दर्शाने के लिए, दर्शाने वाले आलेख और आरेख, हम मानचित्र, इनके जो भी चीजें हैं वो हम जानते भी हैं, देख भी चुके हैं, हमने कहीं ना कहीं पढ़े भी हुए हैं। ऐसा नहीं है 6वीं से लेकर 11वीं तक हम आ गए तो हमने यहां पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें देखी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि हम जानते नहीं है, एकदम अनभिज्ञ नहीं है, जीरो नहीं है, हम जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे, हमको सारी कुछ चीजें पता है। अगर आप 11वीं की पुस्तक की भी बात करें तो आपने उसके प्रथम अध्याय में मानचित्र बनाने के ऊपर भी बात करी है, आपको पता है, आपने देखा है, आपने बनाया है। महाराष्ट्र में नागपुर जिले के उच्चावाच और ढाल है ना, तो आपने बनाया हुआ है कि महाराष्ट्र के नागपुर जिले कि उच्चावाच और ढाल क्या है, जलवायु की दशाएं क्या है, चट्टानों खनिजों का वितरण क्या है, मृदा और जनसंख्या क्या है, उद्योग, सामान्य भूमि उपयोग, फसल प्रतिरूप, ये सारी चीजें आपने चित्रित की हैं। और अगर आपको याद ना हो, आपने क्या है, एटलस देखी होगी, एटलस सबने देखी होगी, हो ही नहीं सकता कि ऐसा किसी ने देखी हो। इसमें हर एक जगह के मानचित्र आपको ऐसे 3-3, 4-4, कहीं पर वर्षा का, कहीं पर कृषि का, कहीं पर चावल का, कहीं पर धान का, कहीं पर ताप का, कहीं पर दाब का, ये सारे चित्र आपको बना के दिखेंगे अलग अलग। आप एक चित्र देखते हैं, पूरे देश का नक्शा से समझ जाते हैं, बोले अच्छा यहाँ जम्मू कश्मीर में ये हो गया, अच्छा मानसून में बारिश हो, तो आप क्या है, तुरंत ऐसी चीजें तुरंत समझ जाते हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, अनभिज्ञ बिल्कुल नहीं है। ये मानचित्र क्या है, अनेक संबंधित आंकड़ों के एकत्रीकरण, संकलन और प्रक्रमण द्वारा तैयार किए जाते हैं, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा, 2 में पढ़ा, और फिर चैप्टर नंबर 3 जो हम देख रहे हैं, ये पूरी प्रोसेस यहां पर होगी। संग्रह करेंगे चैप्टर नंबर 1 में, प्रक्रमण करेंगे चैप्टर नंबर 2 में, और निरूपण, आलेखी निरूपण चैप्टर नंबर 3 में। तो इन सब का उपयोग वहां पर होता है, ऐसे ही हम मानचित्र तैयार करते हैं। अब आपने कभी सोचा है कि यदि संबंधित सूचना या तो तालिकाबद्ध रूप में या विश्लेषणात्मक प्रतिलिपि में हो तो क्या होगा?
मतलब आपको सारे आंकड़े डिटेल्ड में दे दिए गए। बोले अगर आपको कहीं की जनसंख्या दे दी गई, मान लो कि आपको मध्य प्रदेश की जनसंख्या दे दी गई, तो यहां पर आपको ये लिख दिया गया कि इसमें लिख दिया गया कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या है ना 7 करोड़ इतने लाख है, 7 करोड़ के लगभग है, और इसमें से पुरुष इतने हैं, महिलाएं इतनी हैं, है ना। उन्होंने लिख दिया कि पुरुषों की संख्या बता दी उन्होंने कि पुरुषों की संख्या इतनी है, महिलाओं की संख्या इतनी है, बच्चों की संख्या इतनी है, इस पर पढ़े लिखे हुए इतने लोग रहते हैं, गांव में इतने रहते हैं। तो हम कैसे अंदाजा लगाएं? अब उस पर डेटा ये विश्लेषणात्मक रूप में दे दिया और आपसे पूछे लिंगानुपात बताइए आप। और हम कैसे लिंगानुपात बताएं? बोले हमको तो बोले मुन्ना बताया 7 करोड़, तो बोले यहाँ पर 3.5 पौने 4 करोड़ के आसपास पुरुष हैं और 3.5 करोड़ से थोड़ी सी कम महिलाएं हैं। बोले अब निकालते रहो अनुपात आप। तो अब आप कैसे बता पाएंगे? या आपसे ये पूछ रहा कौन से जिले के अंदर लिंगानुपात ज्यादा है या कौन से जिले के अंदर साक्षरता ज्यादा है, तो कैसे हम करेंगे? तो इसके लिए हमें जरूरी है कि भाई मानचित्र पर हम कलर, मध्य प्रदेश में आपने देखा कि बोले पता चला कि बोले भिंड का कम है, तो बोले थोड़ा सा कलर डाउन कर दो। बालाघाट तरफ ज्यादा है, बालाघाट डिंडोरी थोड़ा सा कलर डार्क कर दो, तो उसमें लिख देंगे बगल में नीचे कि भाई जहां डार्क कलर है वहां लिंगानुपात ज्यादा है, जहां लाइट कलर है वहां पर लिंगानुपात कम है, और जहां बिल्कुल लाइट है वहां बहुत कम है। क्या आपने कभी सोचा कि यदि संबंधित सूचना या तो तालिकाबद्ध रूप में या विश्लेषणात्मक रूप प्रतिलिपि में हो तो क्या होगा? तो हमें पता है कि बड़ी समस्या आ जाएगी, कंफ्यूजन सा होने लगेगा। शायद इस तरह के संचार माध्यम से दृश्यांकन को चित्रित करना संभव नहीं होगा कि हम इन मानचित्रों के द्वारा जिन्हें हम प्राप्त करते हैं, जो हमें मानचित्र मिलते हैं, उनको फिर आप उस तरीके से, इस तरीके से आप उसका दृश्यांकन नहीं कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त जो कुछ बिना आलेखन रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो कुछ भी बिना आलेखन रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसके बारे में निष्कर्षों को निकालना समय को नष्ट करना ही होगा। आप समय ही खराब कर रहे हैं, आप निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए आलेख, आरेख और मानचित्र प्रदर्शित तथ्यों के बीच अर्थपूर्ण तुलनाओं को बनाने में हमारी क्षमताओं में वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? अर्थपूर्ण जो चीजें बनानी है, अर्थपूर्ण तुलनाओं को बनाने में हमारी मदद करते हैं, हमारी क्षमताओं में वृद्धि करते हैं। क्या? आलेख, आरेख और मानचित्र। प्रस्तुत अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के आलेख, आरेख और मानचित्र बनाने की विधियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब कुछ आंकड़ों के प्रदर्शन को देख लेते हैं। क्या है? आंकड़े उन तथ्यों की विशेषताओं का वर्णन करते हैं जो वे प्रदर्शित करते हैं, मतलब जो चीजें वो प्रदर्शित कर सकते हैं उन्हीं का वो वर्णन करते हैं, उनकी विशेषताएं बताते हैं। जैसे आपने कोई भी चीज लिख दी, जैसे आपने मान लीजिए कि कहीं का लिख दिया 50, अब ये क्या प्रदर्शित करेगा आपको समझ में नहीं आ रहा। बोले सर ये एक नंबर है, कुछ प्रदर्शित नहीं कर रहा। अब आपने इसमें लिख दिया लीटर, तो इसकी एक विशेषता ये हो गई कि सर आप जो बात कर रहे हैं 50 लीटर को लेकर, है ना, आप जो बात कर रहे हैं 50 लीटर को लेकर, वो क्या होगी? वो कहीं ना कहीं कोई द्रव को लेकर बात हो रही है, कोई द्रव को लेकर बात हो रही है। ये विशेषता यहां पर आ गई। अब यहां पर हमने क्या लिख दिया? मान लो 50 लीटर की जगह हमने कर दिया 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। अब ये चीज क्या बता देगी? तो ये चीज ये बता रही है कि अब है वही 50 है सेंटीमीटर। अगर वार्षिक वर्षा हटा देंगे तो आप बोलेंगे सर आप लंबाई की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें वार्षिक वर्षा की बात कर दी तो यहां पर द्रव भी आ गया और आप बात करेंगे, बोले सर आप वर्षा जो प्राकृतिक तरीके से आपको पानी प्राप्त हुआ है, जो बरसात हुई है, उसकी बात कर रहे हैं कि एवरेज कितनी वर्षा प्राप्त हुई है। मतलब आंकड़ा क्या है कि उसकी जो विशेषता है उसको प्रदर्शित करती है। क्लियर बात ये समझ में आ गई? आंकड़ा क्या है कि जो उसकी विशेषता है उसको वो प्रदर्शित करती है, उसको वो बताती है। क्लियर? और जो विशेषताएं हैं, जो आंकड़े हैं, वो कहां से, जिन स्रोतों से एकत्रित किए जाते हैं, हम क्या करते हैं? अलग अलग स्रोतों से इकट्ठा करते हैं। वर्षा का आंकड़ा है, अलग अलग जगह से हम इकट्ठा करेंगे। जनसंख्या का आंकड़ा है, अलग अलग जगह से इकट्ठा करेंगे। इन दोनों भूगोलवेत्ता, जो ज्योग्राफी के एक्सपर्ट हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट और संसाधन वैज्ञानिक, रिसोर्स साइंटिस्ट जो हैं, संसाधन वैज्ञानिक और निर्णयकर्ता बहुतायत आंकड़ों का उपयोग करते हैं। बहुत ज्यादा आंकड़ों की तरफ वो ध्यान देने लगे हैं, फैक्ट को देखते हैं, आंकड़ों को देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तालिकाबद्ध रूप से अतिरिक्त आंकड़े कुछ आलेखी अथवा आरेखीय रूप में प्रदर्शित किए जा सकते हैं। जिनको टेबल में दिया गया है उनको आप आलेख या आरेख में परिवर्तित कर सकते हैं। दृश्य विधि जो हमें देखने लायक है, दृश्य विधि जैसे आलेख, आरेख, मानचित्र और चार्ट द्वारा आंकड़ों के रूपांतरण को आंकड़ों का प्रदर्शन कहते हैं। इनके द्वारा जो आंकड़ों का रूपांतरण मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, टेबल में लिखा था अब वो चित्र में आ गया तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, और इसको ही क्या कहते हैं? आंकड़ों का प्रदर्शन कहलाता है।
जिसे हमने कोई चीज बना दी, लिख दिया यहां पर कि कुल उत्पादन क्या, गेहूं का कुल उत्पादन अपन ने लिख दिया यहां पर, मान लीजिए कि हमने लिख दिया 100 क्विंटल, ठीक है। अब इसमें हमने 4-5 जिले बता दिए, मान लीजिए कि ये उस किसी राज्य का हो गया, और हमने लिख दिया कि उत्तर में जो उत्पादन है वो 50 क्विंटल है या 60 क्विंटल कर देते हैं, और दक्षिण मध्य प्रदेश से जो प्राप्त हुआ वो 40 क्विंटल है, ऐसा हमने लिख दिया। तो इसको आप ग्राफ में कैसे बना रहा है, आपने क्या किया, जैसे इसको ऐसे प्रदर्शित कर दिया, ये गोला हो गया, तो ये पूरा किसको 100 को प्रदर्शित कर रहा है, और आपने थोड़ा सा ये कर दिया, ये 60% पर बात हो गई, ये 40 पर बात हो गई, और टोटल कितना हो गया, 100 हो गया। तो अब आपको आसानी से पता चल जाएगा 60-40 कहां की बात की जा रही है। यहां पर लिख दिया उन्होंने उत्तर मध्य प्रदेश या दक्षिण मध्य प्रदेश। तो अब ऐसे आंकड़ों को, अब ये क्या है, ये ऐसे फॉर्म में था और इसको बदल दिया गया है, कैसे फॉर्म में, ऐसे फॉर्म से ऐसे फॉर्म में बदला गया, तो आंकड़ों का क्या हो गया, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डेटा। और फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन होकर कैसा आ गया, आपको चित्र के रूप में दिखने लगा, तो आप क्या कहने लगे इसको, ये कहलाने लगा कि भाई इसका प्रदर्शन किया जा रहा है, आंकड़ों को प्रदर्शित किया जा रहा है। क्लियर बात यहां तक समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण का यह रूप किसी भौगोलिक सीमा में जनसंख्या वृद्धि के बारे में बात कर सकते हैं, उसके वितरण के बारे में बात कर सकते हैं, जनसंख्या के घनत्व के बारे में बात कर सकते हैं, लिंगानुपात के बारे में बात कर सकते हैं, आयु लिंग संयोजन के बारे में बात कर सकते हैं, व्यवसायिक संरचना, इन सभी के बारे में बात कर सकते हैं। और इन सभी का जो आंकड़ा है उसका प्रदर्शन सहज बनाता है, आसान बनाता है। आप आसानी से चित्र को देखकर, आपने कोई मैप एक रखा हुआ है, मैप को देखकर आप आसानी से जनसंख्या वृद्धि पर बात कर सकते हैं। आपने एक नक्शा रखा हुआ है, उसमें देखते हैं, आप आसानी से बता सकते हैं कि अरे यार यहां पर जनसंख्या ज्यादा है, यहां पर कम है। जैसे आप अभी आप नक्शा खोलेंगे, आप साथ में खोल लीजिएगा अगर चाहें तो, आपके पास एटलस होगी तो आप देखना अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या वाले मैप पे जाना भारत के, और उसमें देखें अरुणाचल प्रदेश का कलर क्या बताया गया है और दिल्ली का रंग क्या बताया गया है, बिहार का रंग क्या बताया गया, उत्तर प्रदेश का रंग क्या बताया गया। आप पाएंगे कि दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहां का कलर डार्क होगा, अरुणाचल का लाइट बताया गया होगा। जनसंख्या वितरण को लेकर बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, जैसे ही आप देखेंगे, आपने देख लिया कि यार ये लाइट कलर है, मतलब यहां पर जनसंख्याएं कम होंगी। अरुणाचल का आपको सबसे कम मतलब एकदम लाइट कलर मिलेगा, मतलब वहां पर जनसंख्या सबसे कम आप देखेंगे, जनसंख्या घनत्व वहां सबसे कम देखेंगे अगर घनत्व की बात करें। तो ये बात यहां पर बताई गई कि इस तरीके से आंकड़ों का प्रदर्शन किया जाता है, हमें सहज हो जाता है उसको समझना, दिमाग में बैठाना। एक चीनी लोकोक्ति के अनुसार एक चित्र हजारों शब्दों के बराबर होता है, और ये लोकोक्ति बिल्कुल सही है। आपको जब एक चित्र के माध्यम से चीजें बताई जाती हैं, है ना, एक चित्र के माध्यम से चीजें बताई जाती हैं, तो आप ज्यादा समझ जाते हैं तुलनात्मक तरीके से लिखे हुए से। आप लोग पढ़ते भी होंगे ना, अपना शॉर्ट डायग्राम बना लेते होंगे आप, कि आपने कुछ भी बना लिया, बोले भारत में भारत की नदियां आपने बना ली ऐसी, बोले हिमालय से निकलेगी वो नदी अलग, है ना। तो ऐसे आप एक चित्र बना लेते हैं, या कोई और एक चित्र के माध्यम से। आपने कई बार नैतिक शिक्षा में जब देखा होगा कि आपको कई सारे चित्र दिए जाते हैं जिनके माध्यम से समझते। इतिहास में क्लास 10th में हमने कई सारे चित्रों के माध्यम से समझने की कोशिश करी, 9th में कई सारे चित्रों के माध्यम से समझने की कोशिश करी। तो चित्र क्या है, एक चित्र हजारों शब्दों के बराबर होता है, आसानी से 1000 शब्द ये कह जाता है एक चित्र। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की आलेखी विधि हमारी समझ को बढ़ाती है और तुलनाओं को आसान बनाती है। मतलब जिस तरीके से आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है, तो उससे क्या होता है कि हमारी समझ बढ़ती है और हम आसानी से तुलनाएं भी कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की विधियां एक लंबे समय के लिए मस्तिष्क पर अपनी छाप छोड़ देती हैं, मस्तिष्क पर अपनी छाप बनाकर चली जाती हैं, तो हमें वो बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं। इस चैप्टर के अंदर हमारे जो टॉपिक रहने वाले हैं वो होंगे आलेखों, आरेखों और मानचित्रों के चित्रांकन के सामान्य नियम, जनरल रूल्स ऑफ ड्राइंग ग्राफ्स, डायग्राम एंड मैप्स, आरेखों की रचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्राम, कैसे आप चित्र बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, वृत्त आरेख, पाई डायग्राम पर बात करेंगे, बिंदुकृत मानचित्र, डॉट मैप्स पर बात होगी, वर्णमात्री मानचित्र, सम्मान रेखा मानचित्र, ये सारे टॉपिक हम यहां पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आलेखों, आरेखों और मानचित्रों के चित्रांकन के सामान्य नियम को लेकर। तो पहला आएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे जरूरी चीज है कि उपयुक्त विधि का चयन करना, कि आप कौन सी विधि के द्वारा आंकड़ों का प्रदर्शन करने वाले हैं। तो सबसे जरूरी बात यही होती है कि आपको सबसे पहले उपयुक्त विधि का चयन करना होता है। आंकड़े विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु जैसे तापमान, वर्षा, जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण, विभिन्न उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और व्यापार आदि को प्रस्तुत करते हैं ना। क्या करते हैं, व्यापार आदि को यहां पर प्रस्तुत करते हैं।
आंकड़ों की इन विशेषताओं को उपयुक्त आलेखी विधि द्वारा उपयुक्त ढंग से प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है ना। आंकड़ों की इन विशेषताओं को उपयुक्त आलेखी विधि द्वारा उपयुक्त ढंग से प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। सिस्टमैटिक तरीके से आपको चित्र तो कोई भी बनाता है, एक चित्र मैं बना दूंगा और एक चित्र फाइन आर्टिस्ट बनाएगा, एक चित्र आप बनाएंगे। मान लीजिए कि भारत का नक्शा बनाना एक मैं बनाऊंगा, एक आप बनाएंगे और एक जो प्रिंट करता है वो बनाएगा। प्रिंट वाले का बहुत अच्छा होगा, मेरे वाले से काम चल जाएगा, आपके वाले का पता नहीं, अगर आप अच्छे होंगे तो बना देंगे। ये सबकी कला होती है, जो कैसे बना पाता है। कई सारे लोग चित्रकारी करते होंगे, कई सारे लोग पेंटिंग करते होंगे, तो उनकी पेंटिंग करने की कला में और मेरी में बहुत फर्क होगा। वो इतना अच्छा चित्र बनाएंगे कि एकदम मनमोहक लगेगा, और पता चला मैंने बना दिया तो आप बोलोगे सर ये बनाया क्या है आपने, आप ऐसा पूछना स्टार्ट कर दो, सर कोशिश क्या थी आप। तो डिपेंड करता है कि चित्र कैसा बनाया जा रहा है। जैसे चित्र के माध्यम से चीजें व्यक्त की जाती हैं, तो कैसा बनाया जा रहा है, गड़बड़ तो नहीं कर देना। जब आप उसको सही तरीके से, आपने कई बार देखा होगा, एक फोटो आपने मीडिया में बहुत देखी होगी कि एक शेरनी है ना, देखी होगी आपने, और वो अपने बच्चे को पकड़े हुए है। मान लो कि ये शेरनी का मुंह है और बच्चे को पकड़ के वो ले जा रही है, गर्दन से पकड़ के वो ले जा रही है, यहां से गर्दन से पकड़ के। जब आप सामने से देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि अरे उसने सिर्फ ऊपर पकड़ा है। बिल्ली वगैरह नहीं होती, बिल्ली और डॉग जो होते हैं, कैट डॉग, ये सब अपने जानवर अपने बच्चों को उठाने के लिए ऐसे पकड़ लेते हैं मुंह से और फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। जब सामने से देखते हो तो पकड़ा हुआ आ रहा है, लेकिन जब आपने ऐसा देखा तो आपको क्या देख रहा है, उसकी मुंडी दिख रही है, नीचे ये दिख रहा है, आप ये देख नहीं पा रहे हैं कि वो बच्चा जिंदा है कि नहीं है। एक ही फोटो है, उसको देखने का तरीका, जब आप सामने से देख रहे हो तो आपको माता और पुत्र मतलब शेरनी और उसके बच्चे का संबंध दिख रहा है, और फोटोग्राफर ने उसकी फोटो कुछ पीछे से ले ली तो लग रहा है कि इसने बच्चे को खा लिया, मां ही बच्चे को खा गई, नागिन बन गई। तो मतलब क्या है कि ये फोटो क्या व्यक्त कर सकती है, आप समझ रहे, कितनी सारी चीजें वो व्यक्त कर देगी। जब एक फोटो में मां बच्चे को मारती हुई दिखाती है तो उसका मतलब अलग होता है, जब वो केवल पकड़कर सुरक्षा करके ले जा रही तो मतलब अलग होता है। सिर्फ फोटो से कई सारे मतलब निकल जाते हैं। समझ में आई बात। तो इनके चयन को, इनको उपयुक्त ढंग से प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है कि आप कैसे इसको प्रदर्शित करेंगे। उदाहरण के लिए विभिन्न देशों राज्यों के लिए तापमान और विभिन्न समयावधि के बीच जनसंख्या वृद्धि से संबंधित आंकड़े रेखा ग्राफ द्वारा सबसे अच्छे रूप में प्रदर्शित किए जा सकते हैं ना। रेखा ग्राफ के द्वारा इन्हें सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी तरह दंड आरेख वर्षा और उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन को दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। दंड आरेख जो है, तो दंड आरेख मतलब क्या है, ऐसा ब्लॉक बना देना, इस तरीके से कुछ ब्लॉक बनाना, ऐसे टेबल फॉर्म में नहीं मिलता, आपने पढ़ा होगा कई सारी जगह, ऐसे, ये कहलाते हैं दंड आरेख। तो दंड आरेख वर्षा और उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन को दर्शाने के लिए सबसे अच्छी विधि मानी गई है। जनसंख्या वितरण, मानव और पशुधन दोनों अथवा फसल उत्पादक क्षेत्रों का वितरण, आप इसको बहुत अच्छे से, जनसंख्या का वितरण, मानव और पशुधन दोनों अथवा फसल उत्पादक क्षेत्र, इनको अगर बताना है तो आप बिंदु मानचित्र का उपयोग करेंगे। मतलब मानचित्र में डॉट 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 से भरेंगे। हम देखेंगे कैसे हम डॉट 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 से भरते हैं, ये सारी बातें हम निकाल लेंगे। फिर और जनसंख्या घनत्व वर्णमात्री मानचित्र द्वारा अनुकूल ढंग से आप इसको प्रदर्शित कर सकते हैं ना। जनसंख्या घनत्व को कैसे बता सकते हैं, वर्णमात्री, अलग अलग रंग से, इस राज्य में ज्यादा जनसंख्या है, घनत्व है इसमें कम है, उसको अनुकूल ढंग से आप यहां पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब पहली चीज तो हमने क्या कर ली यहां पर, पहली चीज तो हमने कर ली यहां पर कि उपयुक्त विधि का चयन हो गया। पहली बात हमारी हो गई यहां पर डन के, हमने ये उपयुक्त विधि का चयन कर लिया। अब अगली बात क्या आने वाली है, मैं यहां पर लिख लेता हूं उपयुक्त विधि का चयन, ये सबसे पहली चीज हो गई। ये चीज हम कर चुके हैं। अब अगला क्या करना है, अगला आपको करना है, उपयुक्त विधि आ गई। अब इसके अंतर्गत आप क्या करेंगे, उपयुक्त मापनी का चयन आपको करना पड़ेगा। ये मापनी जो है कि स्केल क्या आप रखने वाले हैं उसका आपको चयन करना होगा। मापनी का उपयोग आरेख तथा मानचित्र पर आंकड़ों की माप को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। स्केल होता है ना, कैसे आप बताएंगे स्केल। मान लीजिए कि आप भारत का नक्शा बनाते हैं तो आप इतने में ही बना देते हैं भारत का नक्शा, तो मान लीजिए इतना सा बना दिया, तो क्या एक्चुअल में भारत का उत्तर वाला इलाका इतना ही है? नहीं है।
तो आप कैसे बनाएंगे? तो स्केल होगा ना कि यार यहां पर 1 मिलीमीटर बराबर वहां के 100 किलोमीटर। तो आपको एक मापनी रखनी पड़ेगी, आप किस स्केल से इसको करने वाले हैं। तो मापनी का उपयोग आरेख तथा मानचित्र पर आंकड़ों की माप को प्रदर्शित करने के लिए करेंगे। इसलिए दिए गए आंकड़ों के समूह के लिए उपयुक्त मापनी का चुनाव बड़ी सावधानी से करना पड़ता है, मुंह उठाकर नहीं कर सकते कुछ भी। और संपूर्ण आंकड़े जिनको प्रदर्शित करना है उसे ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। मापनी ना तो बहुत बड़ी होनी चाहिए और ना ही बहुत छोटी होनी चाहिए, यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि बहुत बड़ा स्केल ना ले लें हम, बहुत छोटा स्केल ना ले लें, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यहां पर हमने एक और चीज ले ली, उपयुक्त मापनी का चयन भी कर लिया। तो ये दो बातें हो गई हमारी, उपयुक्त तकनीकी या विधि का चयन हो गया, उपयुक्त मापनी का चयन हो गया। अब ये सारी चीजें, अब आएगा शीर्षक। आप जिस चीज का मानचित्र तैयार कर रहे हैं उसका टाइटल आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा? आपने रंग लिखा दिए और हमको पता नहीं है कि हम सोच रहे हैं कि ये बरसात वाले लगे हैं, आप कह रहे जनसंख्या घनत्व वाले। टाइटल आपको बताना पड़ेगा, शीर्षक आपको बताना पड़ेगा। तैयार आरेख या मानचित्र का शीर्षक, क्षेत्र का नाम, किस जगह का आप बना रहे हैं तो उस क्षेत्र का नाम, प्रयुक्त आंकड़ों का संदर्भ वर्ष, आपने ये आंकड़े कब के लिए हैं उसका साल डालना पड़ेगा, और आरेख के शीर्षक को दर्शाता है। ये सब चीजें क्या होती हैं? आरेख के शीर्षक को बताती हैं कि भाई इस साल का डेटा लिया है, बरसात के बारे में बात कर रहे हैं, इस जगह के बारे में बात कर रहे हैं। ये घटक विभिन्न आकार और मोटाई के अक्षरों और संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग हम चीजें उपयोग कर सकते हैं, अलग मोटाई, अलग आकार, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अतः चुने गए फॉन्ट, माप और मोटाई, कागज के आकार तथा मानचित्र आरेख को चित्रित करने के लिए प्रयुक्त स्थान में एक आकर्षक दृश्य देने में सक्षम होते हैं ना, एक आकर्षक दृश्य देने में सक्षम होते हैं। इसके अतिरिक्त उनका स्थान निर्धारण भी महत्व रखता है। उनका क्या होता है? स्थान निर्धारण भी महत्व रखता है। साधारणतया शीर्षक, उपशीर्षक और संदर्भित मानचित्र, साधारणतया शीर्षक, उपशीर्षक और संदर्भित मानचित्र आरेख में सबसे ऊपर व बीच में दर्शाया जाता है ना। क्या होता है? आरेख में सबसे ऊपर या बीच में इनको दर्शाया जाता है। अब बात आती है निर्देशिका की। निर्देशिका आपने मैप में देखा होगा, या तो लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में या राइट हैंड साइड कॉर्नर में नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा। निर्देशिका अथवा सूचिका किसी भी मानचित्र आरेख का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। यह मानचित्र और चित्र में उपयोग किए गए रंगों के बारे में बताता है, छाया के बारे में, प्रतीकों के बारे में, लाइन के बारे में, चिन्हों की व्याख्या करते हैं। इसे सावधानी पूर्वक बनाना चाहिए, मानचित्र और आरेख की विषय वस्तु के अनुरूप ही होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसका सही स्थिति निर्धारण भी आवश्यक है। सामान्यतः एक निर्देशिका या तो मानचित्र पत्रक पर नीचे की बाईं ओर तरफ या नीचे की दाईं ओर की तरफ, आपने नक्शा देखा होगा कई बार ऐसा, और यहां पर ऐसा कुछ लिखा रहता है। ये कहलाती है निर्देशिका। आपको याद होगा, आप मानचित्र देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। या फिर इस तरफ भी लिखा मिल सकता है, जनरली दाएं तरफ आपको लिखा हुआ मिलेगा कि कैसे इसका उपयोग करना है, ये आपको वहां पर लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर? दिशा। अब दिशा क्या है कि अगर हम मानचित्र की बात करते हैं कि आपने मानचित्र बना लिया है, तो ऐसा मानचित्र यहां पर किसी का बन गया, तो आप यहां पर देखते होंगे कि एक ऐसा तीर लगा रहता है, या ऐसा भी ना लगा हो तो आप देखते हैं कुछ ऐसा बना रहता है। कई सारे मानचित्रों में गोला के अंदर एन, एस, ईस्ट और वेस्ट, ये क्या है? दिशाएं बताते हैं मानचित्र की। तो ये दिशा भी बतानी पड़ती है कि आप किस दिशा को रखकर या किस दिशा में मानचित्र को हम रखें, कैसे हम माने कि इस मानचित्र की दिशा कौन सी कहां पर है। पृथ्वी के धरातल के भाग का प्रदर्शन होने के कारण मानचित्र पर मुख्य दिशाओं के निर्धारण की भी आवश्यकता होती है। जम्मू कश्मीर उत्तर में है तो आप उत्तर में ही बनाएंगे, उसको पूरब में नहीं बना सकते, उत्तर ही आपको उसको दिखाना पड़ेगा। इसलिए दिशा प्रतीक अर्थात अंतिम मानचित्र पर उत्तर दिशा के प्रतीक को निर्दिष्ट करते हैं। मतलब हम कई सारे मैप में केवल ऐसा लिखा जाता है, एन लिखा होता है, कई सारे में केवल ऐसा इस तरीके से ये बना देते हैं और यहां पर एन लिख देते हैं। तो ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें दिशा को बताने के लिए की जाती हैं, ताकि आपको पता चले कि ऊपर आपको नॉर्थ पता चल गया तो उसके नीचे साउथ होगा, फिर आप ईस्ट और वेस्ट आसानी से लिख लेंगे। आलेखों की रचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्राम। तो आंकड़े मापने योग्य विशेषताओं जैसे लंबाई, चौड़ाई तथा मात्रा से क्या होते हैं? युक्त होते हैं ना। इनसे सब चीजें ये युक्त रहती हैं कि कैसे लंबाई चौड़ाई है, कैसे मात्रा है, इन सबसे युक्त रहती है। आरेख और मानचित्र को इन विशेषताओं से संबंधित आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए खींचे जाते हैं। उन्हें निम्नलिखित तरीकों से हम वर्गीकृत करें। क्या क्या होगा? एक आयामी आरेख, 1D डायग्राम, जैसे रेखा ग्राफ, बहुरेखा चित्र, दंड आरेख,
आयात चित्र, आयुलिंग पिरामिड आदि। दूसरा क्या है, 2D चित्र के बारे में बात कर रहे हैं, द्विआयामी आरेख, वृत्त आरेख, आयताकार आरेख के बारे में बात कर रहे हैं, त्रिआयामी आरेख जैसे घन और गोलाकार आरेख के बारे में बात कर रहे हैं। इन विभिन्न प्रकार के आरेखों और मानचित्रों के निर्माण की विधियों पर समय की कमी के कारण विचार करना संभव नहीं होगा ना, समय की कमी के कारण आप इन पर विचार नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम सर्वाधिक प्रचलित आरेखों की ओर, आरेखों और मानचित्रों का वर्णन करेंगे। कौन कौन से रेखा चित्र पर बात करेंगे, दंडारेख पर बात करेंगे, वृत्त आरेख पर बात करेंगे, और पवन आरेख, तारा आरेख पर बात करेंगे, और प्रवाह संचित्र पर भी बात करेंगे। इनको हम एक एक करके यहां पर देखने वाले। क्लियर बात यहां तक की? देखो, अब बात करेंगे रेखा ग्राफ, मतलब जो हमें रेखा ग्राफ तैयार करने हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे, कैसे हम रेखा ग्राफ तैयार करने वाले हैं, क्या होंगे। रेखा ग्राफ क्या है, लाइन के माध्यम से जो बनाते हैं। इसमें क्या है, समानता आप किसको दिखा पाएंगे, तो इसमें समानता अगर हम बात करें, है ना, समानता अगर हम बात करते हैं तो किसको, तापमान पर चर्चा कर पाएंगे, वर्षा पर, जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर, मृत्यु दर, इन सब के आंकड़ों को आप रेखा ग्राफ के द्वारा दिखा सकते हैं। इसको अगर हम देखें, तालिका 3.1 और चित्र 3.2 की रचना इसी के हिसाब से की गई है। अभी हम देखते हैं यहां पर, आगे जाकर देखें क्या है। तो रेखा ग्राफ की रचना कैसे की जाए, सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो आंकड़ों को आप क्या करेंगे, पूर्णांक में बदल लेंगे। पूर्णांक में कैसे बदल रहे हैं कि भाई बहुत ज्यादा दशमलव में है चीजें, तो उनको हम एक राउंड फिगर में ले आएंगे। जैसे तालिका 3.1 में 1961 और 81 के लिए दर्शाए गए जनसंख्या वृद्धि दर के आंकड़े हैं, उन्हें हम क्या करें, क्रमशः, जैसे अब ऐसे नहीं रखेंगे हम कि 2.156 मतलब 2.2 कर लिया, 2.5 कर लिया, 2, ऐसे हम बदलते चले जाएंगे। दो अक्ष बनाएंगे, एक अक्ष को कहेंगे x और एक को कहेंगे y। ये दो अक्ष आपको देखने को मिलेंगे, x और y। इनमें क्या है कि एक एक जगह, अलग अलग जगह आप देख पाएंगे, x का मतलब कुछ हो जाएगा, y का मतलब कुछ हो जाएगा। ये x अक्ष होता है हमेशा, ये y अक्ष होता है हमेशा। x हमेशा समय को दिखाता है, मतलब यहां पर टाइम, महीने, वर्ष ये रहेंगे, और यहां पर जो मूल्य है वो लिखा होगा, या तो उत्पादन मूल्य या कुछ जो बदलाव है वो लिखा होगा, या तो कुछ बदलाव है वो लिखा होगा। तो इन सब चीजों को यहां पर लिख देते हैं। समय क्रम चरों, है ना, आप मतलब अगर आप देखें, समय जो है वो वर्ष महीने में हो सकता है, उसको x अक्ष पर दिखाएंगे, और जो मूल्य है या आंकड़ा है उसको क्या है, इसको यहां पर हम आंकड़ा भी कह सकते हैं। आंकड़े को आप किस पर लिखेंगे, आंकड़ा आपका y अक्ष पर भी लिखा जाएगा। क्लियर बात? चलिए, अब एक उपयुक्त मापनी चुनते हैं। y अक्ष पर अंकित जो आंकड़े हैं उनको हम अलग अलग मापनी से निशान लगा लेंगे, 2, 5, 10, 15 ऐसे हम लगा लेंगे। देखेंगे अभी चित्र में, अभी आप देखेंगे यहां पर, जैसे आप देखें यहां पर, ये आपको एक तालिका दी गई है 3.1 में। ये डेटा आपको दिया गया है कि भाई 1901 में क्या था, 1911 में क्या है वृद्धि दर, 1921 में क्या, 1931 में क्या, 1941 में क्या, 1951 में क्या, 1961 में क्या, 1971 में क्या, ऐसे करते करते कहां तक दी गई है, 2011 तक दी गई है, 1901 से लेकर 2011 तक। अब ये x और y अक्ष आपको यहां पर बना ले रहे हैं। एक x अक्ष आपने तैयार कर लिया और एक y अक्ष आपने यहां पर तैयार कर लिया, है ना। एक x तैयार कर लिया और एक y आपने तैयार कर लिया, दो अक्ष मिल गए आपके। x पर हमने, आप देख पा रहे हैं यहां पर हमने समय लिखा हुआ है, y पर अगर आप देख पाए तो हमने जनसंख्या वृद्धि लिखी हुई है। तो x पर हमेशा हम समय बताएंगे, वर्ष महीना जो भी होगा उसमें, और y पर हमेशा हम मूल्य आंकड़े को प्रदर्शित करेंगे। यहां पर समय हमने साल के हिसाब से लिखा, 1911, 1921, 1931, 1941, हर साल यहां पर बना दी। आंकड़ों को हमने पूर्णांक में डिसाइड कर लिया कि 0.5, 1, 1.5, 2.0, 2.5 और 3, ये वैल्यू हमने यहां पर लिख दी है, और माइनस पे भी कुछ बता दिया, 0.5। तो अब यहां पर क्या, हमें इसकी यहां पर ग्राफ की रचना करनी है। कैसे करेंगे हम ग्राफ की रचना, तो आप देखिए 1901 के लिए जो आंकड़ा है, 1901 के लिए जो आंकड़ा है वो 0 हो जाएगा, तो यहां पर अपन ने 0 पर ये पॉइंट बना दिया। क्लियर? अब 1911 के लिए जो आंकड़ा है वो 0.56 है, मतलब 0.56 को हम वैल्यू क्या ले सकते हैं, यहां पर 0.6 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, अगर 5 से ज्यादा हो गई तो यहां पर 0.6 ले सकते हैं। 0.6 मतलब क्या हो गई, 5 से 0.5 से हल्का सा ऊपर। किसके लिए बात कर रहे हैं, 1911 के लिए यहां पर बात हो रही है, तो ये 0.5 का यहां आ गया, 0.5 का ये आ गया यहां पर, ये अगर आप देखें ये आ गया, ये क्या हो जाएगा, हल्का सा इससे ऊपर आ जाएगा, ये यहां पर अपन ने बना दिया, ये 0.6 हो गया। अब अगली बात करेंगे, अगला डेटा 1921 का -3 जाएगा। -3 मतलब क्या हो गया, तो 1921 का ये माइनस पे आपको 0.05 यहां पर दिख रहा होगा, माइनस 0.5 दिख रहा होगा, -0.5 दिख रहा होगा, -3 मतलब ये इसके बीच में लगभग कहीं यहां पर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर?
अब एक डाटा आ गया 1931 का 1.4, इसको आप क्या करेंगे, इसको 1 आप कंसीडर कर लें, 1.04 की बात जब की गई है तो 1931 का, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहां आया, ये आ गया, क्लियर। अब जो यहां पर 1941 है, यहां पर क्या बताया गया, 1.33 पर बात की गई है, मतलब आपको 1.5 के आसपास, 5 से थोड़ा सा नीचे रखना है। 1.5 ये रहा यहां पर, और ये रहा 1941, 5 से थोड़ा सा नीचे रखना है, ये कर दिया अपन ने। अब ऐसे 1951 का 1.25 रखना है, तो 1951 का 1.25 इससे भी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। फिर 1961 का 1.96 का मतलब आप क्या कर लें, 2 ही मान लें, इसको हो जाएगा 2, 1.96 1961 का ये आया यहां पर। फिर 1971 का 2.2, तो 1971 का 2.2, 2.2, 2.2 मतलब क्या हो गया, इसके 2.5 के नीचे ये आ गया 2.2। अब क्या जाएगा 1991 का 2.14, 2.14 मतलब इससे और नीचे आ जाएगा 1991 का। फिर 2001 का 1.93 मतलब 2 के आसपास आपको ले लेना है, और 2011 का 1.79 ये हो गया 1.79। अब इसको आप मिला दीजिए एक लाइन से, तो बस क्या हो जाएगा, ये आपका रेखा चित्र तैयार हो गया। ये क्या बन गया, एक रेखा चित्र आपको देखने को मिलेगा। क्या हो गया, ये एक रेखा चित्र आप इसको देख पा रहे हैं। किस तरीके का बना, ये रेखा चित्र की बात करें, देखो बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है ना, रेखा चित्र जैसा हमने बनाया वैसे यहां पर बना हुआ है। तो रेखा चित्र ये क्या हो गया, तैयार हो गया। हमने क्या बनाया, हम ये बना हुआ है पहले से, और ये हमने बनाया हुआ है, आप देख ले लगभग बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है। क्लियर बात। चलिए अब बात करेंगे बहुरेखा चित्र के बारे में कि बहुरेखा चित्र क्या होता है। बहुरेखा चित्र का मतलब क्या है, जब एक रेखा ग्राफ जिसमें 2 या 2 से अधिक चरों को, है ना, एक रेखा ग्राफ जिसमें 2 या 2 से अधिक चरों की तत्काल तुलना के लिए रेखाओं की बराबर संख्या द्वारा दर्शाए गए हैं। जैसे विभिन्न फसलों, चावल, गेहूं, दाल, है ना, दालों का वृद्धि दर, अथवा विभिन्न राज्यों अथवा देशों की जन्म दर और मृत्यु दर, जीवन संभावना अथवा लिंगानुपात। ये जब आपको एक से ज्यादा दर्शाना है तो उसमें हम अलग अलग तरीके की लाइन लेंगे। जैसे आपने एक सीधी रेखा ले ली, फिर टूटी रेखा ले ली, फिर बिंदु रेखा ले ली, ये सब क्या हो जाएंगी, अलग अलग रेखाएं आपको यहां पर दर्शानी पड़ेंगी। अलग अलग रेखाओं का आपको यहां पर उपयोग करना होगा। उदाहरण 3.2, तालिका 3.2 में दिए गए विभिन्न राज्यों में लिंगानुपात की वृद्धि की तुलना के लिए एक बहुरेखा चित्र की रचना कीजिए। तालिका 3.2 चुने हुए राज्यों का लिंगानुपात कितना है, स्त्रियां पर 1000 पुरुष पर हम देखेंगे, लिंगानुपात बताया गया है यहां पर। दिल्ली का आप देख पा रहे हैं कि दिल्ली का 1961 में कितना है, 785, 71 में थोड़ा बढ़ गया, 1981 में और बढ़ गया, 1991 में और बढ़ गया, 2001 में घट गया, 2011 में थोड़ा सा बढ़ जाता है। ऐसी हरियाणा आप देखेंगे, ऐसी आप उत्तर प्रदेश देखेंगे, तो ये आपको लिंगानुपात यहां पर देखने को मिल जाएगा। अब इसका क्या करना है, इसका आपको आरेख बनाना, हर एक जिले का अलग अलग। हमने क्या कर दिया, उत्तर प्रदेश के लिए ऐसा निशान ले लिया, हरियाणा के लिए ऐसा ले लिया, और दिल्ली के लिए ऐसा ले लिया, और रेखा चित्र बना दिया। यहां पर समय आएगा, आपको पता है कि हम हमेशा समय की बात कहां पर करते हैं, इस वाले ग्राफ पर हमेशा समय की बात होती है, जिसको आप क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। क्या कहलाता है ये, एक्स एक्सिस। और ये जिस पर मान दिया जाता है ये क्या कहलाता है, वाई एक्सिस, जहां पर आंकड़े दिए जाते हैं या वैल्यू दी जाती है। बस अब आपको बनाते चलना है। अब अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में आपने देखिए कि ये कुछ लाइन इस तरीके से इसकी बन जाती है। फिर इसके बाद ये हरियाणा में आप देख पा रहे हैं लाइन कुछ इस तरीके से बन जाती है। और ये कुछ आप उत्तर प्रदेश देख पा रहे हैं कि कुछ लाइन आप यहां पर ऐसी बन जाती है, ये बन गई। ये लाइनें आप देख पा रहे हैं कि ये कैसे बनाई हमने, जैसे हमने पहला ग्राफ बनाया उसी के आधार पर हमने वैसे ही निशान लगा लगा कर मिलाए, तो ये दूसरा ग्राफ बनाया। आंकड़े हमको ये दिए गए हैं, इनका उपयोग करके हमने ये ग्राफ तैयार किया। दंड आरेख की बात करते हैं, टेबल ग्राफ की बात करते हैं, वो क्या होता है। दंड आरेख एक बराबर चौड़ाई का, कैसा, बराबर चौड़ाई के कॉलम द्वारा खींचा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, स्तंभ आरेख भी कहते हैं। दंड आरेख की रचना करते समय निम्नलिखित नियमों को ध्यान रखना चाहिए। सभी दंड आरेख अथवा स्तंभों की चौड़ाई क्या हो, बराबर होनी चाहिए। सभी दंड बराबर अंतराल दूरी पर स्थापित होने चाहिए। दंडों को एक दूसरे से विभिन्न और आकर्षक बनाने के लिए रंगों अथवा प्रतिरूपों से छायांकित करना चाहिए। साधारण, मिश्रित और बहुदंड आरेख, है ना, बहुदंड आरेखों की आंकड़ों के अनुरूप रचना
की जा सकती है ना। क्या कर सकते हैं आप, इनको आंकड़ों के हिसाब से इनकी रचना कर सकते हैं। पहले देखते हैं साधारण दंड आरेख क्या है। साधारण दंड आरेख को आप देखते हैं तो आप पाएंगे यहां पर कि एक दंड आरेख, एक साधारण दंड आरेख की रचना तत्काल तुलना के लिए कर सकते हैं। किसके लिए करेंगे आप, तत्काल तुलना के लिए। किसके लिए, तत्काल तुलना के लिए करेंगे। चढ़ते उतरते हुए क्रम में दिए गए आंकड़ा समूह को व्यवस्थित करना, दिए गए आंकड़ा समूह को व्यवस्थित करना और चरों के अनुसार रचना करना उपयुक्त है। चरों के अनुसार क्या करना, रचना करना उपयुक्त है। यद्यपि समय क्रम के आंकड़े समय अंतराल के, समय क्रम के आंकड़े है ना, समय क्रम के आंकड़े समय अंतराल के अनुक्रम में प्रदर्शित किए जाते हैं। कैसे करेंगे, समय क्रम के अनुसार आप इनको प्रदर्शित करेंगे, उनको बताएंगे। उदाहरण, तालिका 3.3 में तिरुवनंतपुरम की वर्षा के आंकड़े आपको प्रदर्शित किए गए हैं। आप ये देख सकते हैं यहां पर महीना दिया गया है, समय, जिसको हम किस एक्स पर मानेंगे, एक्स एक्सिस पर मानेंगे, और ये दिया गया वर्षा की मात्रा, जिसको आप कहां करेंगे, वाई पर करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहां पर। और ये हर एक महीने का अलग अलग रंग आपको यहां पर देखने को मिल जाता है ना, अलग अलग रंग आप देख पा रहे हैं। जैसे जनवरी का आप देख पा रहे हैं ये, फिर इसके बाद आप देख पा रहे होंगे ये फरवरी का आप देख पा रहे होंगे। फरवरी के बाद आप ये देख पा रहे होंगे मार्च का आपको दिख रहा होगा। मार्च के बाद आप देख पा रहे होंगे अप्रैल का आपको दिखता होगा। अप्रैल के बाद आप देख पा रहे होंगे ये क्या है आपका, मई का आप देख पा रहे होंगे। मई के बाद की अगर बात करें आप, है ना, मई के बाद की अगर बात करें तो आप क्या देख पा रहे हैं यहां पर, जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, हर एक महीने का रंग यहां पर आप देख पा रहे हैं। हर एक महीने का रंग के आधार पर हमने ये बताया है, रंग कर करके बता रहे थे। सबका वर्षा दी गई है आपको सेंटीमीटर में, इसका हमको आरेख बनाना है। रचना क्या करेंगे, रचना करने के लिए कुछ नहीं करना है। रचना करने के लिए आपको एक एक्स एक्सिस बनाना है, एक वाई एक्सिस बनाना है। आपने बना दिया, एक एक्स बना दिया, एक वाई बना दिया। ये क्या हो गया, एक्स हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका वाई हो गया। दो अक्ष आपने बना दिए। 5 सेंटीमीटर का अंतराल हम ले लेंगे, है ना। 5 सेंटीमीटर का अंतराल कहां ले लेंगे, यहां पर 5 सेंटीमीटर का अंतराल हो जाएगा। 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। और 12 महीनों को आप यहां पर अंकित कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नौ, 10, 11, 12। ये 12 महीने आपने यहां कहां बना दिए, एक्स एक्सिस पर बना दिए। ठीक, यहां पर ये हर एक महीने का यहां पर चित्र बताने की कोशिश की जाएगी। हर एक जगह का चित्र यहां पर, मतलब हर 12 महीने बना दिया और सबको हम यहां पर क्या करेंगे, सबकी वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। अब आप देखें, एक अंतराल बना लिया यहां पर 0। एक ऐसा ग्राफ भी बना सकते हैं, एक ऐसा ग्राफ भी बना सकते हैं। अब आप देखो यहां पर इनने क्या किया, 5-5 के अंतराल ले लिए ऐसे यहां पर। अब जनवरी का उत्पादन कितना है, तो आपने देखा जनवरी का उत्पादन कितना है, तो आपने यहां पर एक ऐसी टेबल बना दी। फिर आपने देखा फरवरी का उत्पादन कितना है, तो आपने फिर एक ऐसी टेबल बना दी। फिर आपने मार्च का देखा तो कितना है, ऐसी टेबल बना दी। ऐसे करते करते आप क्या करेंगे, पूरा टेबल ग्राफ यहां पर बना लेंगे। बात समझ में आ रही है कैसे बनाएंगे, तो ऐसे टेबल ग्राफ जो है वो आप तैयार कर लेंगे दंड आरेख। ये नीला कलर क्या दिखा रहा है, यहीं पर तो लिखी होती निर्देशिका। नीला कलर क्या बता रहा है, वर्षा के बारे में बात की जा रही है। ये वर्षा की बात यहां पर की गई है। ये चित्र तैयार हो जाएगा। बनाते बनेगा या नहीं, बना लेंगे ना आसानी से। चलिए अब रेखा और दंड आरेख दोनों की बात करते हैं कि हम रेखा चित्र भी बना लेते हैं, साथ ही साथ दंड आरेख भी बना लेते हैं। रेखा और दंड आरेख पृथक बनाए जा सकते हैं, तथापि एक दूसरे की निकट विशेषताओं, जैसे कि औसत मासिक तापमान निकालना है, वर्षा संबंधित आंकड़ों को प्रदर्शित करना है या चित्रित करना है, उसके लिए रेखा और दंड आरेख को मिलाकर भी आप बना सकते हैं। ऐसा करने का एक अकेला आलेख जिसमें मास x, मतलब महीने जो है, समय जो है वो आप किस पर बता रहे हैं, समय जो है वो आप बता रहे हैं x एक्सिस पर, और तापमान और वर्षा किस पर बता रहे हैं, तापमान और वर्षा बता रहे हैं y अक्ष पर, है ना। तो इन पर इनको क्या किया जाएगा, यहां पर प्रदर्शित किया जा रहा है, x और y पर यहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं आंकड़ा। तालिका 304 में दिए गए दिल्ली की औसत मासिक वर्षा और तापमान को दर्शाने के लिए एक रेखा ग्राफ और दंड आरेख की रचना कीजिए। अब ये आपको यहां पर दे दिया गया। ये वाली जो कहानी है ये किस पर चली जाएगी, x एक्सिस पर, और ये पूरी कहानी है ये किस पर चली जाएगी, y एक्सिस पर। ये पूरी y एक्सिस पर हम बना लेंगे। ये आपको तापमान दिया गया है और वर्षा दी गई है। इनका हमको क्या करना है, कि रेखा चित्र और दंड आरेख दोनों बनाने हैं। कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। तो
अब वही करना क्या है कि आप एक काम करो, उपयुक्त लंबाई के आपने क्या कर लिए, एक्स और वाई अक्ष बना लिए। एक्स अक्ष को 12 भागों में, महीना मतलब समय बताएंगे। वाई के लिए हमने आंकड़ों के लिए 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के अंतराल ले लिए, 5-5 डिग्री के अंतराल लेते चले गए। और उसी साथ वाई पर क्या कर लिया अपन ने, जो भी लेंगे, चाहे आप अगर यहां पर तापमान का आंकड़ा 5 में ले रहे हैं तो वही आंकड़ा आप वर्षा का भी लेंगे, 5, 10, 15, 20, 25 वैसा ही लेंगे। तो क्या होगा कि बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, आसानी हो जाएगी। तो ऐसे ही वाई अक्ष पर वर्षा के आंकड़े भी आ गए साथ में। अब क्या करेंगे यहां पर, अब देखो, अब चित्र बनाएंगे हम यहां पर, ये चित्र तैयार हो गया। अब ये यहां पर ये निर्देशिका में क्या लिख दिया गया कि अगर डब्बा आ रहा है, ये डब्बा किसको बता रहा है, ये डब्बा बता रहा है वर्षा सेंटीमीटर को, और ये इस प्रकार का डब्बा किसको बता रहा है, इस प्रकार का डब्बा बता रहा है आपको तापमान सेंटीमीटर। क्लियर बात यहां पर। तो अब ये आपको एक्स और वाई, ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। वाई अक्ष पर यहां पर वर्षा और तापमान दोनों ले लिए गए थे, वर्षा और तापमान दोनों ले लिए गए थे, 5-5 के अंतराल पर ये महीने ले लिए गए। अब ये जो डब्बा आप देख पा रहे हैं, ये किसको बता रहा है, ये डब्बा आप देख पा रहे हैं, तो डब्बा बता रहा है वर्षा को, है ना। ये डब्बा किसको बता रहे हैं, ये वर्षा को बता रहे हैं। ये किसको बता रहा है, वर्षा के, आपको दिख रहा होगा, ये किसको बता रहे हैं, वर्षा को बता रहे हैं। ये आपको दिख रहे होंगे सारे। ये ग्राफ जो है वो वर्षा के बनाए गए हैं। और अगर यहां पर देखेंगे आप तो पाएंगे, है ना, अगर आप यहां पर देखेंगे तो पाएंगे ये डॉट बिंदु किसको बता रहे हैं, ये यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये किसको, तापमान के लिए बनाए गए हैं। साल वही है, अगर आप देख पाए, साल वही बनाया गया है, साल वही है, आप देख पा रहे हैं। ईयर वही दिया गया है, मतलब महीना जो है, समय वही दिया गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, और उनको 5-5 के अंतराल में तोड़ के रखा, तो ये बना दिया गया। अब इनको टेबल के फॉर्म में बनाया तो वर्षा वाला हो गया, लाइन के फॉर्म में बना दिया तो क्या कर दिया, यहां पर हमने बता दिया कि तापमान वाला हो गया। ऐसे क्या हो जाएगा, आप दोनों चीजें, दंड आरेख और रेखा आरेख दोनों यहां पर बना सकते हैं। तालिका 3.5 की दी गई, जो जानकारी दी गई है 1951 से लेकर 2000 के बीच में, 2011 के बीच में, 10कीय साक्षरता दर, है ना, किसको दिखाना है, 10कीय साक्षरता दर को दर्शाने के लिए आपको क्या करना है, उपयुक्त दंड आरेख की रचना करनी। कैसे करेंगे, चलिए, ये 10 ये तो हमको डेटा दे दिया गया है, ये डेटा यहां पर दे दिया गया, ये कुल की बात की गई यहां पर, ये कुल जनसंख्या की बात की जा रही है यहां पर, और ये किसकी बात की जा रही है, पुरुष, और ये किसकी बात की जा रही है यहां पर, महिलाओं के बारे में। किसकी बात की जा रही है, महिलाओं के बारे में। और ये यहां पर वर्ष लिखा हुआ है, वर्ष का मतलब ये किस एक्सेस पर चला जाएगा, एक्स एक्सेस पर चला जाएगा। और ये किस पर चला जाएगा, साक्षरता दर, ये वाई पर चला जाएगा। अब अगर आपको तीनों को दर्शाना तो कैसे दर्शाएंगे, तो हम ऐसा एक ग्राफ लेंगे जिसमें क्या होगा, इसी क्रम में पहला वाला जो दंड आरेख बताएगा वो कुल को, दूसरा बताएगा पुरुष को, तीसरा बताएगा महिला को। कुछ इस तरीके से दंड आरेख हम बनाने वाले हैं। चलिए देखिए, ये दंड आरेख यहां पर कैसे बनाएंगे, तो एक्स और वाई अक्ष आपको लेने हैं, एक्स और वाई अक्ष आपने ले लिए। ये वाला जो अक्ष है वो एक्स एक्सिस है, ये वाला जो है वो वाई एक्सिस है। एक्स पर आपको यहां पर सालें मिल जाएंगी देखने के लिए, जैसे 1951, 1961, 71, 81, 91, 2001 और 2011, ये साल आप देख पा रहे हैं। अब इसके बाद आप देख पा रहे हैं यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर ये 3 चीजें दी गई हैं। ये कुल उत्पादन की बात कर रहे हैं, ये मेल के बारे में बात कर रहे हैं, ये फीमेल के बारे में यहां पर लिखा है। ये टोटल व्यक्तियों की बात, ये पुरुष की बात, ये महिला की बात, 3-3 बनाते चलेगा। एक साथ दंड आरेख में आप 3 चीजें दिखा सकते हैं। अब इसमें क्या आसानी हो गई, आसानी यह हो गई कि आपने जब 1951 का डेटा उठाया और इसको आपने तुलना करना चाहा 1981 से, तो आपने तुलना किया तो आप देखें यहां पर कि कुल जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है, यहां पर कुल जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है, यह आपने देखा यहां पर कि कुल जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है। फिर आपने देखा पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है और महिलाओं की में वृद्धि हुई है। अब किस में ज्यादा वृद्धि हुई है भी आप अंदाजा लगा लेंगे। तो ये आसान हो जाता है चीजों को देखना, ये आसान हो जाता है चीजों को देखना। आप चीजों को आसानी से समझ सकते हैं, 3-3 डेटा को एक साथ समझ सकते हैं हर एक साल के आधार पर भी। मिश्रित दंड आरेख क्या कहलाता है, जब हम कई सारी चीजों को मिला देते हैं तो आप देखें एक अलग अलग तरीके से, जब विभिन्न घटकों या तत्वों को तत्वों चर के एक समूह में वर्गीकृत कर देते हैं, अथवा एक तट के विभिन्न चर साथ साथ रखे जाते हैं, एक साथ रख देंगे कई सारे, तो उनका प्रदर्शन एक यौगिक दंड आरेख द्वारा किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, एक यौगिक दंड आरेख के द्वारा किया जाएगा। इस विधि में विभिन्न चरों को एक अकेले दंड में विभिन्न आयतों द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। कैसे करेंगे, विभिन्न आयतों के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाएगा।
ये तालिका दी गई है, बिजली के कुल उत्पादन की बात की गई है। 2-3 प्रकार का उत्पादन, ये वर्ष जो है वो एक्स एक्सिस पर चला जाएगा, ये सारे किस पर रहेंगे, वाई पर रहेंगे। इन सब की वैल्यू किस पर रहेगी, वाई पर रहने वाली है। तो यहां पर आप देखेंगे ऊष्मा की बात हो रही, जल की बात हो रही, नाभिकीय की बात हो रही, कुल की बात हो रही। तो अब ये कुल का हम पूरा बड़ा एक आरेख बनाएंगे, कुल का डंडा पूरा बड़ा बना लेंगे, जो भी कुल उत्पादन होगा। अब इसमें से नाभिकीय कितना है घटा देंगे, कितना नाभिकीय आ गया, फिर जलीय कितना है वो ऐसे हम घटाते चलेंगे। देखिए एक बार ग्राफ में देख लीजिए कैसे बनाएंगे। तो आंकड़ों को उतरते चढ़ते क्रम में बना लेना, ये तो ठीक है। ये ग्राफ आप देख पाइए, ये वर्ष दे दिए गए हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, ये एक्स एक्सिस है, ये उत्पादन दे दिया गया है। पूरा ब्लॉक जो है वो किसको बताता है, पूरा ब्लॉक बताता है कुल उत्पादन को। पूरा ब्लॉक किसको बता रहा है, कुल उत्पादन को। उसमें से ये किसको बता रहा है, तापीय कितना उत्पादन हुआ है, तो ये वाला तापीय का उत्पादन यहां तक, ये जलीय का उत्पादन आ गया यहां तक, और ये नाभिकीय का उत्पादन आ गया। तीनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, कुल उत्पादन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे, नक्शा या अपना जो दंड आरेख है उसको तैयार करते हैं। इस दंड आरेख को क्या कहते हैं, मिश्रित आरेख कहा जाता है या मिश्रित दंड आरेख कहा जाता है। क्लियर बात। अब बात करेंगे वृत्त आरेख या वेन या पाई डायग्राम के बारे में। क्या होता है पाई डायग्राम? वृत्त आरेख आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की दूसरी आलेखी विधि है। ये अभी तक हमने रेखा चित्र, दंड आरेख, है ना, इन सब पर बात करी, है दूसरी विधि है। दिए गए आंकड़ों के लक्षणों के कुल मूल को एक वृत्त के अंदर दर्शाएंगे। वृत्त के कोण को अनुकूल अंशों में विभाजित करेंगे, एंगल बनाना होगा। विभाजित वृत्त आरेख क्या कहेंगे, जब उसको अलग अलग एंगल में बता देंगे तो वो क्या कहलाएगा, वृत्त आरेख कहलाएगा। अब कोण कैसे निकालेंगे, तो कोण निकालने के लिए प्रत्येक चर के कोण को कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए एक सूत्र है, दिए हुए राज्य प्रदेश का मान डिवाइडेड बाय सभी राज्यों और प्रदेशों का कुल मान गुणा 360। यद्यपि आंकड़ा प्रतिशत रूप में दिया गया है तो कोणों की गणना के लिए आप इस तरीके का फॉर्मूला लगा सकते हैं, x का प्रतिशत गुणा 360 डिवाइड बाय 100, x का प्रतिशत गुणा 360 डिवाइडेड बाय 100। उदाहरण के लिए एक वृत्त आरेख को भारत की क्या करना है, आपको भारत की ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के समानुपात सहित भारत की कुल जनसंख्या को आपको दर्शाना है ना, कुल जनसंख्या को आपको दर्शाना है। इस स्थिति में अनुकूल त्रिज्या का वृत्त कुल जनसंख्या के प्रदर्शन के लिए खींचा जाएगा। इसके ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के उपविभाग कोणों को अनुकूल अंशों द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। अनुकूल अंकों के द्वारा इसको आप प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए कैसे हम प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि हमें प्रदर्शित कोई चीज करनी है तो कैसे हम प्रदर्शित कर पा रहे हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए कि हमने एक वृत्त ले लिया है। अब ये वृत्त क्या बता रहा है, ये वृत्त बता रहा है कुल जनसंख्या। किसको बता रहा है, कुल जनसंख्या को बताता है। कोण निकालने का फॉर्मूला आप देख चुके हैं। तो अब इसमें से आपको क्या करना है, आपने एक कोई लाइन बना ली, एक कोई लाइन आपने बना ली, ये लाइन आपने कोई बना ली। अब आपको एंगल आ जाएगा, तो आपने एंगल निकाल लिया फॉर्मूले से। अब आपने क्या कर दिया, वो एंगल बना दिया इस तरीके का। अब ये हो गई, यहां पर आपने लिख दिया ये ग्रामीण जनसंख्या और ये क्या हो गई, शहरी जनसंख्या। अब दोनों जोड़ दोगे तो कुल जनसंख्या और आपको ग्रामीण शहरी भी दिख गई। आपको इससे समझ में आ गया कि ज्यादा कौन सी है, कम कौन सी है। इसको कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समझ सकता है कि अगर वो बहुत कम पढ़ पाता है, डेटा एनालिसिस नहीं कर पाता, केवल ग्रामीण शहरी पढ़ पा रहा है, तो भी उसको समझ में आ जाएगा कि शहर ज्यादा है या गांव ज्यादा है। वो आसानी से इनको यहां पर समझ लेता है। अब इस तालिका के लिए आरेख बनाना है। यूरोप, अफ्रीका, इन सबका भारतीय निर्यात दिया गया प्रतिशत में, तो हमें बनाना है। तो हम क्या करेंगे, आंकड़े को भारतीय निर्यात के प्रतिशत पर, है ना, आंकड़े को क्या करेंगे, भारतीय निर्यात के प्रतिशत पर चढ़ते उतरते क्रम में जमा लेंगे। फिर एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए हमें कुछ बताया गया है, कुछ फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो ये फॉर्मूला हमको दिया गया, x का प्रतिशत गुणा 360 डिवाइड बाय 100। तो ये हमको फॉर्मूला यहां पर दिया गया है। जैसे तो यहां पर हम क्या करेंगे, हर एक का हम क्या कर लेंगे, यहां पर एंगल निकाल लेंगे। फिर ऐसे इसमें हम इसको भरते चले जाएंगे। जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं यूरोप का कितना है 20, है ना, यूरोप का कितना है 20.2%। तो ऐसे हम क्या करेंगे, यहां पर आप देख पा रहे हैं यूरोप का कर दिया 20%, अफ्रीका 7%, अमेरिका 15%, एशिया 56%, अन्य का 2%। अब ये बना दिया तो इसमें आप आसानी से देख पाए ज्यादा किसके साथ हो रहा है, कम किसके साथ हो रहा है, एवरेज किसके साथ है। तो आसानी से आप यहां पर चीजों को समझ पाते हैं। इसके लिए पाई डायग्राम बहुत काम में आता है। आप बहुत व्यवस्थित तरीके से चीजों को समझ पाते हैं यहां पर। ठीक, तो ये कोणों की गणना कर ली और हमने डायग्राम तैयार कर लिया था।
ठीक है। ये कोणों की गणना कैसे करिए, तो फॉर्मूला आपको पता ही है। तो ये हम कोणों की गणना कर ली कि ये कोण यहां पर निकलते चले आ गए, पॉइंट छोड़ दिए, रैंडम हमने ले लिया और ये कोणों की गणना यहां पर हो जाती है और फिर हम डायग्राम तैयार कर लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जब आपको वृत्त खींचना है तो हम एक उपयुक्त त्रिज्या खींच लेंगे और त्रिज्या मान लेंगे और एक वृत्त तैयार कर देंगे। यहां पर वृत्त के बीच को बीच एक चाप तक एक त्रिज्या, मतलब क्या करेंगे, एक चाप ले लेंगे, त्रिज्या तक का एक छोड़ देंगे टुकड़ा, उससे फिर हम क्या करेंगे, एंगल बनाना स्टार्ट करेंगे। हम याद रखते हैं इसमें कि हम सबसे पहले छोटे कोण से स्टार्ट करते हैं ताकि बाद में छोटे कोण के लिए जगह नहीं बचती, इस कारण से हम छोटे से स्टार्ट करते हैं। शीर्षक, उपशीर्षक और सूचका द्वारा आरेखों को पूर्ण करते हैं। प्रत्येक चर श्रेणी के लिए सूचका चिन्ह चुने जा सकते हैं, विभिन्न रंगों का हम उपयोग कर सकते हैं पाई डायग्राम के अंदर। सावधानियां क्या रखनी है, तो सबसे हमें यह रखना है कि वृत्त बहुत बड़ा ना हो, अत्यधिक बड़ा ना हो और बहुत छोटा ना हो। बड़े कोण से शुरुआत करने की गलती नहीं करेंगे, हम हमेशा छोटे कोण से ही चुनेंगे। मतलब यहां 2% चुनेंगे, फिर आपने 20% बना दिया, 7%, 15%, बाद में जो बच गया तो बड़े कोण के लिए अपने आप हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, प्रवाह संचित्र के बारे में। प्रवाह संचित्र क्या होता है, कैसे हम जो बनाते हैं, जो फ्लो ग्राफ बनाते हैं वो कैसे हम तैयार करेंगे, प्रवाह संचित्र क्या होगा उसके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। देखो अब प्रवाह संचित्र क्या होगा, तो देखो देखते हैं प्रवाह संचित्र। प्रवाह का मतलब क्या हो गया, प्रवाह का मतलब है जो फ्लो होता है, जो बहता है, वैसे कुछ चित्र, मतलब आपको कुछ आने जाने वाली चीजें जैसे बनानी होगी, कुछ ऐसे जा रही हैं, कुछ कहीं जा रही हैं, ऐसे जुड़ रही हैं, ऐसे कुछ बनानी होगी, उसको आप क्या कहेंगे, प्रवाह संचित्र कहलाएगा, है ना, ये प्रवाह संचित्र कहलाएगा। चलिए तो अब ये देखना आप यहां पर कि क्या हम यहां पर देखने वाले हैं, अब कैसे हम इस डायग्राम को तैयार करें, कैसे हम इस डायग्राम को बनाने वाले हैं। अरे प्रवाह में तो फ्लो में मेरी घड़ी भी बह गई है, चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, पसीना आ रहा था इसलिए निकाल दी। तो चलिए बात करते हैं यहां पर कैसे हम तैयार करेंगे मैप को। देखो अगर आपने कोई नदी देखी होगी तो वो कुछ इस तरीके से बहते हुए चली जाती है। अब अगर मैं मान लीजिए ये अगर कोई नदी हो गई, अगर आप ये मानते हैं कि ये कोई नदी है और मैं इस नदी को कुछ इस तरीके से बना देता हूं, है ना, कोई भी तरीका अपन ने अपना लिया बनाने के लिए, बनाते चले गए। अब एक नदी मैंने ये बनाई और एक नदी मैंने, दोनों का मतलब आपको क्या समझ में आया। ऐसे ही मैंने एक सड़क तैयार की, मान लीजिए कि मैं सड़क के लिए कुछ ऐसा कुछ उपयोग कर लेता हूं, लाल कलर से सड़क बना देता हूं। एक मिनट, ऐसी कई सारी सड़कें आपने देखी होंगी, कई प्रकार की सड़कें आपने देखी होंगी कि भाई ऐसी सड़क चली जा रही है। तो ये चौड़े, मोटे और पतले का मतलब क्या है, अगर ये नदी, मैं अगर आपको ये दो नाम दे दूं, यहां पर मैं अगर कुछ नाम लिख देता हूं कि आपको दो नाम देने हैं इन दोनों नदियों में, एक को लिखना है गंगा, है ना, और दूसरे को कोई स्थानीय नदी में दे देता हूं, जैसे कान नदी मैंने कह दिया कि आपको कान नदी नाम देना है। अब आप इसमें से किसको गंगा नदी कहेंगे अगर इन लाइन के आधार पर आपको बताना, और किसको गंगा नदी कहेंगे। ऐसे ही सड़क वाला जब ये आप देख पा रहे हैं तो इनमें से अगर मैंने कह दिया कि आपको एक तो बताना है कि NH कौन सा है, नेशनल हाईवे कौन सा है, एक आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पार्ट ग्रामीण सड़कों का है ना, ऐसा कौन सा पार्ट है जो ग्रामीण सड़कों के बारे में बात करता है कि ग्रामीण सड़कें क्या कहलाएंगी। तो आप कैसे इनको बताएंगे, है ना, कैसे आप इनको बता पाएंगे या कैसे इनको आप ये जताएंगे क्या है। तो आपने देखा कि सर यार ये मोटी दिख रही है, इस कारण से गंगा होगी। मैंने बोला क्यों होगी, तो आप बोलेंगे सर क्योंकि गंगा में पानी की मात्रा ज्यादा होगी और भारत की सबसे बड़ी नदियों में से है, इस कारण से हम मोटी लाइन को गंगा चुनेंगे। कान जो है वो पतली होगी क्योंकि हमें ये नाम ऐसा नेशनल लेवल पर सुनाई नहीं दिया कि भारत की बड़ी नदियों में ये शामिल होगी, ये कोई स्थानीय नदी है, संभवतः गंगा से उसमें पानी कम होगा, इस कारण से हम लाइन जो पतली लाइन है वो कान के लिए। तो आपको यहाँ पर ये चीज समझ में आएगी, जब हम ये फ्लो चार्ट बनाते हैं या प्रवाह संचित्र बनाते हैं तो उसमें हम कोई भी नदी या कोई भी सड़क के बारे में जब बात करते हैं तो उनकी मोटाई, चौड़ाई और उनके महत्व के आधार पर इसको तैयार करते हैं। इसी कारण से मोटी लाइन को गंगा कह दिया, पतली लाइन को कान कह दिया। मोटे जो रोड हैं एकदम परफेक्ट टाइप के दिख रहे हैं, लंबे लंबे दिख रहे हैं, वो NH हैं, और जो पतले रोड तैयार हो रहे हैं ये ग्रामीण या स्थानीय सड़कें ये कहलाती हैं। क्लियर बात। तो ये ऐसे ही प्रवाह संचित्र को हम यहाँ पर तैयार कर पाते, इस तरीके से कुछ प्रवाह संचित्र यहाँ तैयार होता है। यहाँ की बात क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। देखो अब प्रवाह संचित्र क्या है, तो प्रवाह संचित्र के बारे में हम जानते हैं कि क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं
कि ये आलेख जो आप तैयार करते हैं, आलेख और मानचित्र का मिश्रण होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ आलेख और मानचित्र होता है, इन दोनों को मिलाकर बनाते हैं। अभी हम देखेंगे भी क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये बात हम अभी समझेंगे भी। इसकी उत्पत्ति और उद्देश्य के स्थानों के बीच वस्तुओं और लोगों के प्रवाह को दिखाया जाता है। मतलब अगर आप देखें यहां पर तो क्या बात की जा रही है कि हम क्या यहां पर दिखाने वाले हैं कि उत्पत्ति और उद्देश्य, मतलब जहां से उत्पन्न हुआ है, हम कोई नदी बनाते हैं तो उसका जो उद्गम पॉइंट होता है वहां से लेकर और जहां तक किसी सागर में जाती है, तो उत्पत्ति और उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है यहां तक पहुंच जाना। तो इसके बीच में पानी बह रहा है, इनको क्या कहते हैं, इनके बीच में जो भी चीजें चल रही हैं उसके प्रवाह को हम दिखाते हैं। अब ऐसे ही, ये तो हमने नदी की बात कर दी, ऐसे ही सड़क होती है कि कहीं से सड़क, आदमी कहीं से बाइक लेकर इस पर चढ़ा है ना, कहीं से बाइक लेकर इस पर एक आदमी बैठ गया और वो गाड़ी को चलाते हुए चला आ रहा है यहां पर, है ना, गाड़ी को चलाते हुए चला आ रहा है। तो वो कहां से कहां तक इस सड़क का उपयोग कहां तक करेगा, जहां तक उसको जाना है वहां तक इस सड़क का उपयोग करेगा, या जहां तक ये सड़क जाती है वहां तक ये जा सकता है। तो इस सड़क का उपयोग कैसे करेगा, वो आने जाने के लिए करेगा। तो इसको ही क्या कहते हैं कि यहां पर इस पर वाहन चलेगा तो इंसान भी जाएंगे आएंगे, वस्तुएं भी जाएंगी आएंगी, नदी होगी तो जल का प्रवाह भी होगा। तो इसका, इनको क्या करते हैं कि उत्पत्ति से लेकर उद्देश्य तक, ओरिजिन से लेकर डेस्टिनेशन तक जो प्रवाह होगा वस्तुओं का, जो फ्लो होगा वस्तुओं का या ह्यूमन का, उसको, उसके लिए मानचित्र तैयार किए जाते हैं। इनको हम प्रवाह संचित्र कहते हैं। इसी कारण से इसको क्या कहते हैं, गतिक मानचित्र भी कहा जाता है। गतिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें गति होती है। ये मानचित्र एक जगह से दूसरी जगह जाने या आने के लिए दर्शाते हैं, या ऐसा रास्ता बताते हैं कि आप यहां से यहां तक जा रहे हैं या यहां से यहां तक आ रहे हैं। यातायात मानचित्र, अगर आप देखें यातायात मानचित्र की अगर हम बात करते हैं, जो यात्रियों, वाहनों आदि की जनसंख्या को प्रदर्शित करते हैं। ये प्रवाह संचित्र का सबसे अच्छा उदाहरण आप इनको मान सकते हैं कि सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। बहुत सी सरकारी शाखाएं विभिन्न मार्गों पर, है ना, कई प्रकार की विभिन्न मार्गों पर यातायात के विभिन्न साधनों के घनत्व को दर्शाने के लिए, क्या, किस चीज को दर्शाने के लिए, घनत्व को, डेंसिटी क्या होगी उसको दर्शाने के लिए क्या करते हैं, प्रवाह संचित्र का उपयोग करते हैं, या प्रवाह संचित्र मानचित्र का उपयोग करते हैं। प्रवाह संचित्र सामान्यतः दो प्रकार के आंकड़ों को प्रदर्शित करता है ना, कितने प्रकार के, याद रखना है, दो प्रकार के आंकड़ों को प्रदर्शित करता है। कौन कौन से होंगे, पहले की अगर हम बात करें, अगर आप पहला देखेंगे तो पहले पर हम बात कर रहे हैं, क्या होगा, वाहनों के गति की दिशा अनुसार वाहनों की संख्या और आवृत्ति। मतलब क्या कह रहा है यहां पर, वाहनों के गति के अनुसार उनकी दिशा और उनकी आवृत्ति पर बात की जा रही है। वाहनों के गति के गति की दिशा अनुसार वाहनों की संख्या और आवृत्ति पर बात की जा रही है। दूसरे पॉइंट में क्या कहने की कोशिश की जा रही है, अगर दूसरे पॉइंट में अगर आप देखते हैं तो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है, आप पाएंगे यहां पर कि दूसरा पॉइंट कह रहा है यात्रियों की संख्या अथवा परिवहन किए गए सामान की मात्रा। मतलब दो बातों पर बात कर रहा है ये, यात्रियों की संख्या और परिवहन किए गए सामान की मात्रा को लेकर, है ना, किसको किसको, यात्रियों की संख्या और परिवहन किए गए सामान की मात्रा को लेकर, है। तो इन दो बातों, इन दो आंकड़ों के आधार पर हम क्या करते हैं, जो आपका प्रवाह संचित्र होता है उसको हम तैयार करते हैं, उसको हम खींचते हैं। क्लियर। प्रवाह संचित्र तैयार करने के लिए, है ना, जब भी आप इसको तैयार करते हैं तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं, कुछ आवश्यकताएं होती हैं। सबसे पहली चीज क्या है, स्टेशनों को जोड़ते हुए वांछित यातायात मार्ग को दर्शाने वाला एक मार्ग चित्र आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक मार्ग मानचित्र आपके पास होना चाहिए। वस्तुओं, सेवाओं, वाहनों की संख्याओं के उनके उत्पत्ति बिंदु और गतियों की दिशा सहित प्रवाह से संबंधित आंकड़े, क्या क्या यहां चाहिए, वस्तुओं, सेवाओं, वाहनों की संख्या के उनके उत्पत्ति बिंदु और गतियों की दिशा सहित प्रवाह से संबंधित आंकड़े। डेटा नहीं होगा तो आप कैसे, कहां पर वाहन ज्यादा है, कहां पर कम है, कहां पर रोड चौड़ी है, कहां पर रोड सकरी है, कहां पर पुल आएगा, कहां पर पुलिया आएगी, कहां पर रोड कच्ची है, ये सारी जानकारी आपको चाहिए। एक मापनी का चुनाव, एक मापनी भी आपको रखनी पड़ेगी, बिना मापनी के काम नहीं हो पाएगा, तो आपको एक मापनी का भी क्या करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा। ये मापनी का चुनाव क्यों करना है, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, यात्रियों और वस्तुओं की मात्राओं अथवा वाहनों की संख्या संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करना। आप कैसे, जैसे कहीं पर बिंदु लगा दिया, एक बिंदु का मतलब क्या होगा, जब हम बिंदु के मानचित्र पर बात करेंगे तो ये क्या है, अपने आप में एक मापनी है ना, एक बिंदु कितने लोगों को दर्शाएगी, एक बिंदु कितने वाहनों को दर्शाएगी। तो इसके लिए क्या है, आपको मापनी का चुनाव भी करना होगा, वो हमें यहां देखना होगा। अब उदाहरण आपको मिला है तालिका 3.8 में, दिल्ली से कुछ आप देख पा रहे हैं रेलगाड़ियों के बारे में बात की गई है। ये
टेबल दी गई है और हर एक स्टेशन पर या हर एक पटरी पर रेलगाड़ियों की संख्या यहाँ पर बताई गई है कितनी आती है। तो अब आपको ये बताना है कि हम कौन कौन सी ये पूरी टेबल का उपयोग करके आपको ये बताना है ना, उससे जुड़े हुए कुछ मार्ग हम तैयार करेंगे। तो तालिका 310 हो गई है। 310 उदाहरण 310 की बात करें, तालिका 311 में दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ियों की संख्या और उनसे जुड़े क्षेत्रों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रवाह संचित्र आपको तैयार करना है। एक प्रवाह संचित्र आप बनाएंगे, है ना, ये आपको एक तैयार करना है। तो अब क्या कैसे हम तैयार करेंगे यहाँ पर उसको, तो उसको तैयार करने के लिए आप देख पाएं कि ये एक आपने क्या कर लिया, एक नक्शा आपने यहाँ पर तैयार कर लिया है। ये एक नक्शा आपने क्या कर लिया, इस तरीके से तैयार कर लिया है। ये नक्शा आपने पहले से ही देखा हुआ है, जहां पर रेल पटरियां, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट का दिल्ली का एक नक्शा है, जहां पर आपने ये देखा कि भाई यहां पर कहां से कौन सा वाहन जो आप बनाते हैं। अब इसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या तैयार करना है, कहां से कितनी गाड़ियां जाती हैं। तो आप कैसे तैयार करेंगे, नक्शा आप देख पा रहे हैं यहां पर। तो दिल्ली का एक रूपरेखा मानचित्र ले लीजिए, है ना, दिल्ली का क्या करना है, एक रूपरेखा मानचित्र ले लेंगे जिसमें रेलवे लाइन और केंद्र स्टेशन दिखाई दे गए हैं। तो ये रूपरेखा मानचित्र हमने यहाँ पर ले लिया है, जिसमें रेलवे लाइन और रेलवे स्टेशन, केंद्रीय लाइन, ये सब कुछ दिखाई गई है यहाँ पर। ये हमने ले लिया हर एक लाइन वाला। फिर रेलगाड़ी की संख्या को दर्शाने के लिए एक मापनी का हम चुनाव करेंगे। अधिकतम संख्या 50, न्यूनतम 6 है। यदि हम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर 50 गाड़ियों की मापनी को चुनते हैं तो अधिकतम और न्यूनतम की संख्या 10 मिलीमीटर की पट्टी और 1.2 मिलीमीटर मोटी रेखा द्वारा मानचित्र को प्रदर्शित कर सकते हैं। ये देख सकते हैं किस रूट पर ज्यादा गाड़ियां चलती हैं। तो ये मोटा रूट आप देखेंगे तो आप बता सकते हैं कि नई दिल्ली से बदरपुर तरफ ज्यादा चलती हैं। कम कहां चलती हैं तो आप बता पाएंगे पतली के ये पूसा रोड से अगर आप देखें और निजामुद्दीन तक ये कम चलती हैं। टिकरी कला से उद्योग नगर तक भी कम है। शालीमार से पुरानी दिल्ली तक मध्यम चल रही हैं या सदर बाजार तक मध्यम चल रही हैं। नंदनगरी से सीलमपुर तक कम चल रही हैं। तो ऐसे आप ये मोटे पतले के आधार पर क्या बता पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इतनी मोटाई का मतलब है 5 रेलों की संख्या, इतने पर 10, इतने पर 20, इतने पर 30, इतने पर 40 और जहां ये मोटी आ रही है वहां 50। मतलब यहां अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ 50 रेलगाड़ियां चल रही हैं। अगर यहां हम बात कर रहे हैं तो यहाँ 30 के आसपास आप रेलगाड़ियां देख पा रहे हैं। तो ये बात यहां पर बताई गई है। इस तरीके से आपको नक्शे को तैयार करना है। दिए हुए रेल मार्ग के बीच मार्ग की प्रत्येक पट्टी की मोटाई को हम अंकित कर लेते हैं। हमने मानचित्र में देखा है। सीढ़ी नुमा मापनी आपको यहां बताई है कि किस पर कितनी है, कितनी कौन सी मोटाई पर कितनी ट्रेन चल रही है। ये बात हमने यहां पर स्केल में निर्देशिका के रूप में लिख लेते हैं। अब आपको बताना है गंगा बेसिन के जल प्रवाह मानचित्र की रचना कीजिए, जैसा चित्र 3.12 में बताया गया है। इसका अगर आप डायग्राम देखें तो ये यहां पर लगा हुआ है, कुछ इस तरीके का चित्र यहां पर बनेगा, है ना। अभी हम देखते हैं कैसे हम इसको बनाएंगे। तो अब ये जो बनाया गया है ये कैसा बता रहा है, यहां पर ये जल की मात्रा, जो मोटाई है वो जल की मात्रा की बात कर रही है। अब यहां पर आप देखते हैं 5, 10, 20, 30, 40 और 50 के बारे में। तो जो डायग्राम आपको यहां पर दिया जाएगा, इस प्रकार का डायग्राम आपको मिलेगा यहां पर कि इसके आधार पर यहां पर बनाना है। 66 का मतलब क्या है, यहां पर 66 क्यूसेक पानी। 57 का मतलब क्या है, यहां पर 57 क्यूसेक पानी। यहां पर 9 क्यूसेक पानी। यहां पर 50 क्यूसेक पानी। यहां पर 8, यहां पर 42, यहां पर 23, 19, 7, यहां पर 13 क्यूसेक, यहां पर 17 क्यूसेक, यहां पर 6 क्यूसेक, यहां पर 6 क्यूसेक, यहां पर 7 क्यूसेक, यहां पर 10 क्यूसेक, यहां पर 8 क्यूसेक, यहां पर 5 क्यूसेक। ये जल की मात्रा के बारे में यहां पर बात की जा रही है कि जल की मात्रा यहां पर क्या होगी। तो यहां पर इन्होंने इसमें ये बात की है। तो इस चित्र के आधार पर आपको क्या बनाना है, एक आपको प्रवाह संचित्र तैयार करना है। तो जब ये चीज हम तैयार कर रहे हैं तो आपको क्या बता दिया यहां पर, ये वाला नक्शा यहां पर आपको बता दिया गया है। इस नक्शे से वो वाली चीज बनाई गई है कि गंगा का एक नदी, गंगा जो है वो यहां से निकलकर ये आपको गंगा नदी यहां मिल गई। इसकी सहायक नदी जो है वो यमुना इलाहाबाद के पास जाकर ये मिल जाती है। फिर उसमें कुछ और छोटी छोटी नदियां आकर मिल जाती हैं, जैसे हम देखें यहां पर देखो। अब इसमें कुछ छोटी नदी ये मिल गई, कुछ एक छोटी नदी ये मिल गई, इसमें आकर एक नदी ये मिल गई, एक नदी ये मिल गई, एक नदी ये मिल गई। ऐसे ही कुछ नदियां यहाँ पर मिल गई, कुछ यहाँ पर मिल गई, ऐसे मिलती चली गई। तो ये क्या है, ये गंगा नदी तंत्र बन गया, जिसकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जिसकी फोटो आप कहाँ पर देख पा रहे हैं, ये फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस चित्र के आधार पर ये वाला जो चित्र है इसको लेकर आपको क्या तैयार करना है, एक प्रवाह संचित्र तैयार करना है। तो आप कैसे प्रवाह संचित्र तैयार कर लेंगे, 66 का मतलब जब यहां पर बात की जा रही है, जब 66 का मतलब यहां पर बात की जा रही है तो आप क्या करेंगे, 66 का मतलब आप कह देंगे बहुत मोटा, है ना। आप क्या कह देंगे, बहुत मोटा।
ये 66 क्यूसेक के लिए अपन ने बना दिया कि ये इतना मोटा 66 क्यूसेक की बात आ जाएगी। 66 के बाद 57 आ रहा है, मतलब थोड़ा सा कम मोटा यहां पर। संतावन के बाद इसके पीछे आप 50 देख पा रहे हैं, थोड़ी और कम मोटा। 57 के पीछे जब 50 है, 50 के पीछे 42, थोड़ी और कम मोटा। फिर 42 के पीछे आप आए तो एक 42 के पीछे जैसे ही आप आते हैं तो एक आपको 23 की लाइन मिलती है और एक आपको 19 की लाइन मिलती है। एक क्या मिलती है? 23 की लाइन, और एक मिलती है आपको 19 की लाइन। तो ऐसे आप बनाते चले जाएंगे। अब इसमें 9 वाली एक बात आ रही है, इसमें एक 9 अंक 9 वाली एक लाइन आ गई, तो उसको क्या कर दिया? ऐसे मिला दिया। फिर उसमें एक 8 की आ गई तो ये ऐसे मिला दी यहां पर। तो ऐसे क्या करेंगे? इस तरीके से जब आप नक्शा बना रहे हैं तो क्या बनेगा? उसको प्रवाह संचित कहेंगे। उसका आप देख लीजिए हमने कैसे तैयार किया है। यहां पर ये प्रवाह संचित तैयार कर दिया। सबसे पहले अगर आप देखें तो 50 वाली बात की गई है, उसके बाद ये 40 के आसपास आ गए, ये 30 के आसपास आ गए, ये 20 के आसपास आ गए, ये 10 और 5 पर बातें हो रही हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? यहां पर नक्शे को तैयार कर लेते हैं और ये प्रवाह संचित का नक्शा यहां पर इस तरीके से बन जाता है। ओरिजिनल नक्शा ये है। इस नक्शे से हमने क्या बनाया? उसका एक फ्लो डायग्राम बना लिया था जिसमें हमने क्यूसेक को बता दिया था। उस क्यूसेक के आधार पर हम प्रवाह संचित्र तैयार कर लेते हैं। रचना कैसे करनी है? स्टेप दिए गए हैं। 1 सेंटीमीटर चौड़ाई मतलब पानी के 50,000 क्यूसेक। तो चित्र बनाते समय हम जैसा 3.12 में दिखाया है वैसा कर लेंगे। अब बात करेंगे यहां पर थीमेटिक मानचित्र के बारे में। किसके बारे में बात कर रही है? थीमेटिक मानचित्र के बारे में, कि थीमेटिक मानचित्र कहलाता क्या है या किसको हम थीमेटिक मानचित्र कहेंगे। विभिन्न विशेषताओं को प्रस्तुत करने वाले आंकड़ों में आंतरिक विभिन्नताओं के बीच संतुलन दिखाने के लिए आलेख और आरेखी उपयोगी प्रयोजन प्रदान करते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। अभी हम देखेंगे 2-3 प्रकार के होंगे। फिर भी कई बार अगर आप पाते होंगे, कई बार आप देखेंगे तो आलेखों और आरेखों का उपयोग एक प्रादेशिक संदर्भ को प्रस्तुत करने में असफल होते हैं ना। ये क्या होते हैं? इस मामले में असफल हो जाते हैं। इसलिए मानचित्रों की विविधता प्रादेशिक वितरणों के प्रतिरूपों अथवा स्थानों पर विविधताओं की विशेषताओं को समझाने के लिए विविध मानचित्रों को बनाया जाता है। अलग अलग प्रकार के मानचित्र तैयार करते हैं। ये मानचित्र वितरण मानचित्र के नाम से भी जाने जाते हैं। किस नाम से जानते हैं? वितरण मानचित्र के नाम से भी इनको जाना जाता है। थीमेटिक मानचित्र निर्माण की विशेषताएं क्या क्या हैं या क्या क्या आवश्यकताएं होंगी, आप क्या क्या आपको याद रखना होगा। तो सबसे पहले तो आपको एक ऐसा नक्शा हो जिसमें जिला, राज्य और छोटे छोटे स्तर की पूरा नक्शा हो। जैसे आप किसी इलाके के लिए बना रहे हैं, प्रदेश का बना रहे हैं, तो प्रदेश हो, उसमें जिला हो, और जिले के अंदर छोटा स्तर पर तहसील या ब्लॉक स्तर का भी नक्शा उसमें हो। अध्ययन क्षेत्र का प्रशासनिक सीमाओं सहित रूपरेखा मानचित्र आपको होना चाहिए। क्या रेखाएं हैं, कौन से जिले की सीमाएं क्या है, ये सब पता हो। प्रदेश का भौतिक मानचित्र का उदाहरण हमें लेना पड़ेगा। उदाहरण के लिए जनसंख्या वितरण को प्रदर्शित करने के लिए भू आकृति मानचित्र हमको रखना होगा। परिवहन मानचित्र निर्माण के लिए उच्चावाच और अफवाह मानचित्र को हमें रखना होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि गंगा नदी जा रही है और बीच में से हम नेशनल हाईवे निकाल दिया, बोले गंगा के ऊपर तैर के निकल गया। पुल बनाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। इसलिए आपको वहां के क्या करने पड़ेंगे? भौगोलिक मानचित्र रखने पड़ेंगे, तब आप अच्छे तरीके से इसको दिखा पाएंगे। थीमेटिक मानचित्रों को बनाने के लिए नियम क्या है? तो नियम कुछ खास नियम यहाँ पर बहुत खास नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नियम है। जैसे क्षेत्र का नाम क्या है वो आपको पता हो, विषय का शीर्षक क्या है, आप जिसके लिए ये थीमेटिक मानचित्र बना रहे हैं उसका टाइटल क्या होगा, आंकड़ों का साधन और वर्ष, आंकड़ों का जो सोर्स है वो क्या है और किस साल का है, ये भी आपको पता हो। आप किन संकेत चिन्हों का और रंगों का प्रयोग कर रहे हैं, छायाओं का प्रयोग कर रहे हैं, और जो सूचक आप ले रहे हैं उनके बारे में जानकारी हो, और स्केल क्या ले रहे हैं, मापनी क्या ले रहे हैं, वो भी आपको बतानी पड़ेगी। थीमेटिक मानचित्र बनाने के लिए उपयुक्त विधि का चुनाव भी करना पड़ता है। आपको एक उपयुक्त विधि चाहिए होती है। कई प्रकार की विधियां इसमें हम बात करेंगे, तो आपको एक उपयुक्त विधि चाहिए होगी। रचना विधि के आधार पर थीमेटिक मानचित्रों का हम यहां पर वर्गीकरण कर रहे हैं। विषयक मानचित्रों को मात्रात्मक और अमात्रात्मक मानचित्रों में वर्गीकृत किया जाता है। कैसे? आप मात्रात्मक और अमात्रात्मक मानचित्रों में आप वर्गीकृत कर सकते हैं, जिनकी मात्रा दी गई है, जिनकी मात्रा नहीं दी गई है। मात्रात्मक मानचित्रों को आंकड़ों में विविधता दर्शाने के लिए खींचेंगे, है ना। मात्रात्मक को आंकड़ों में विविधता दर्शाने के लिए खींचेंगे।
अमात्रात्मक में हम कलर वगैरह का कुछ उपयोग करके काम करके निकल जाएंगे। उदाहरण के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, और अगर हम दूसरे की बात करें 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा, फिर अगर हम तीसरे की बात करें 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा, और चौथे की अगर हम बात करें कि 50 सेंटीमीटर से नीचे वर्षा। इन क्षेत्रों को दर्शाने वाले मानचित्र को मात्रात्मक मानचित्र की तरह संदर्भित किया जाएगा, क्योंकि ये मात्रा को बता रहा है, इस कारण से इनको क्या कहेंगे, मात्रात्मक मानचित्र इनको कहा जाएगा। ये मानचित्र सांख्यिकीय मानचित्र भी कहलाएंगे। क्या कहेंगे इनको, सांख्यिकीय मानचित्र भी इनको कहा जाएगा। याद रखेंगे, लिखते चलेंगे साथ में कि सांख्यिकीय मानचित्र भी ये कहलाएंगे। दूसरी तरफ अमात्रात्मक मानचित्र दी हुई सूचना के वितरण में अपरिमेय विशेषताओं को दर्शाते हैं। कैसी विशेषताओं को, अपरिमेय विशेषताओं को दर्शाते हैं। जैसे कि हम बात करें उच्च और निम्न वर्षा वाले क्षेत्र, ये इन्हें बता दिए। इन मानचित्रों को विश्लेषणात्मक मानचित्र भी कहते हैं। इनको क्या कहेंगे, देखो अब दो आपको पॉइंट मिल गए हैं। एक को हम कह रहे हैं क्या, एक को कह रहे हैं सांख्यिकीय मानचित्र जो मात्रात्मक है, और अमात्रात्मक को क्या कह रहे हैं, विश्लेषणात्मक मानचित्र इनको कहा जाता है, कि विश्लेषणात्मक मानचित्र कहलाते हैं। समय की कमी में इन विभिन्न प्रकार के थीमेटिक मानचित्रों की रचना के बारे में विचार करना संभव नहीं होगा, समय लगेगा। तो हम कौन कौन से मानचित्रों पर बात करेंगे, तो हमारे मानचित्र होंगे, हम बिंदुकित मानचित्र पर बात करेंगे, इसके बाद वर्णमात्री मानचित्र पर बात करेंगे, और समान रेखा मानचित्र पर बात करेंगे। 3 प्रकार के मानचित्रों को हमें यहां पर देखना है, जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जिनके बारे में हम देखने वाले हैं। अब बिंदुकित मानचित्र की बात करते हैं, जिसको आप डॉट मानचित्र के नाम से भी जानते हैं, है ना, जिसको आप डॉट मानचित्र के नाम से भी जानते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बिंदुकित मानचित्र तत्वों जैसे कि आप किसके किसके लिए कारगर होगा, बिंदुकित मानचित्र अगर हम देखें तो ये कारगर किसके किसके लिए हो जाएगा, तो एक एक करके बात कर लेंगे। किसके लिए हो जाएगा, जनसंख्या पर हो जाएगा, जानवर पर हो जाएगा, फसल के प्रकार आदि, है ना। अब इनके लिए क्या क्या दर्शाने के लिए, इनका वितरण दर्शाने के लिए ये बहुत कारगर हो जाएगा। चुनी हुई मापनी के अनुसार एक ही आकार के बिंदु, है ना, क्या लेंगे यहाँ पर, एक ही आकार के बिंदु वितरण के प्रतिरूपों को दर्शाने के लिए प्रशासनिक इकाइयों पर अंकित की जाएंगे। जो नक्शा होगा उस पर हम बिंदु बिंदु बनाकर क्या कर लेंगे, इस मानचित्र को तैयार कर देंगे। आवश्यकताएं क्या होंगी यहाँ पर, तो दिए हुए क्षेत्र का आपको क्या चाहिए, प्रशासनिक मानचित्र चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए, जिला, खंड, राज्य और खंड, मतलब राज्य दिया है उसका जिला हो, उसका खंड, इनकी सीमाएं शामिल हो। चुने हुई प्रशासनिक इकाई के लिए चुने हुए विषय जैसे कुल जनसंख्या, अगर आप जनसंख्या पर बात कर रहे हैं तो आपको क्या चाहिए, कुल जनसंख्या चाहिए। अगर आप जानवरों पर बात कर रहे हैं तो आपको जानवरों की कुल संख्या चाहिए। तो इनका डेटा आपके पास होना चाहिए। एक बिंदु के मान को आपको निश्चित करने के लिए मापनी का चुनाव, क्या चाहिए यहां पर, कि एक बिंदु का क्या माप होगा, उसके लिए जरूरी है कि एक मापनी को आपको चुनना पड़ेगा, एक स्केल आपको लगाना पड़ेगा, जिसके आधार पर आप ये पॉइंट निकाल पाएंगे। प्रदेश के भू आकृतिक मानचित्र, विशेषकर उच्चावाच और जल अपवाह मानचित्र, है ना, प्रदेश के भू आकृतिक मानचित्र भी चाहिए, खासतौर से उच्चावाच और जल अपवाह मानचित्र आपको यहाँ चाहिए, उनकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। सावधानियां क्या होंगी, विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को सीमांकित करने वाली रेखा अत्यधिक घनी एवं मोटी ना हो, बहुत ज्यादा घनी ना बना दें, बहुत ज्यादा मोटी ना बना दें कि दिक्कत हो। प्रत्येक बिंदु का आकार समान हो, बस ये 2 खास बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। अब उदाहरण 3.9 में दिए गए 2001 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार हम बिंदुकित मानचित्र की रचना करेंगे। 2001 की जनगणना का डेटा आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर जम्मू और कश्मीर की संख्या दी गई है, कितनी दी गई है यहाँ पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,69,917। ऐसी हिमाचल प्रदेश की 6 करोड़ 6 इकाई, दहाई, सैकड़ा 60,70,000, 2,42,00,000, है ना। फिर ऐसे यहां पर आपको 84,79,000, 2,10,00,000, ऐसी आपको सारी दी गई हैं। यहां पर बिंदुओं की संख्या आप कैसे निकालेंगे, बिंदुओं की संख्या, बिंदुओं की संख्या निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूले का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे आप क्या कर लें, हम यहां पर बात करें कि आपने कुछ तय कर लिया कि हमें इतने चाहिए। मान लीजिए कि आपने यहां पर एक बिंदु की कीमत मान ली, एक बिंदु जो है उसकी कीमत आप क्या मान लेते हैं, इसकी कीमत हो जाएगी 1 लाख। अब इस 1 लाख का भाग जब आप इसमें दे देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, लगभग 100 मिल जाएगा, क्योंकि 10 लाख की बात वहां पर की जा रही है, 1 करोड़ की बात की जा रही है, तो आपको कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा।
जब आप 60 लाख में 1 लाख का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ऐसे आपने क्या कर लिया, यहां पर बिंदु, मतलब एक बिंदु क्या दिखा रही है, 1 लाख की जनसंख्या दिखा रही है। अब आपने क्या किया, भारत का नक्शा रख लिया, पहाड़ी क्षेत्र और नदियां देख रही, क्योंकि नदियों में आदमी नहीं रहेगा, पहाड़ों पर आदमी कम होगा। अब आपने देखा कि यहां पर कितने बिंदु आए थे, तो आपने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर में 100 बिंदु आए हुए थे। अब हम क्या करेंगे, 100 बिंदु आए थे तो आपने जम्मू कश्मीर रख लिया। अब आप यहां पर तो बना नहीं सकते, तो पीओके वाला इलाका है, ये तो पीओके हो जाएगा, तो इसको तो बनाना नहीं, इसको छोड़ दिया। अब बाकी पहाड़ी क्षेत्र तो बिंदु घने घने नहीं बनाएंगे, 100 बिंदु बनाने हैं, थोड़ी दूरी दूरी पर हम बनाते चले जाएंगे। हमने ये बिंदु रखना स्टार्ट कर दिया, ये हमने तैयार कर दिया। आप यूपी बिहार का देख पा रहे होंगे, यहां पर जो मैदानी क्षेत्र है, यहां पर नदियों के आसपास लोग कितने घने हैं, तो यहां पर बिंदु क्या कर दिए, ज्यादा घने कर दिए। राजस्थान में आप देखें, यहाँ रेगिस्तान वाला इलाका है, तो यहां पर बिंदु बहुत दूर दूर रख दिए। ऐसे ही आपने गुजरात में देखें आप यहां पर, तो यहां पर बिंदु दूर दूर रख दिए। तो हर एक राज्य की जनसंख्या के आधार पर हमने बिंदु निकाल लिए और उन बिंदुओं को मानचित्र के ऊपर बना दिया। इस तरीके से क्या बन जाता है, बिंदुकृत मानचित्र बन जाता है। रचना के बारे में देख लेते हैं। बिंदु का आकार और मान चुन लेते हैं। हमने आकार डिसाइड कर लिया और हमने मान भी डिसाइड कर लिया क्या है। मापनी का प्रयोग करने के लिए हर राज्य की बिंदुओं की संख्या हमको निश्चित करनी होगी। जैसे मान लीजिए हमने एक बिंदु की कीमत 1 लाख मानी है, तो किसी राज्य की पॉपुलेशन अगर आप देखें 9,67,52,247 है, तो उसमें 1 लाख का भाग देंगे तो कितना आ गया, 967.52। अगर 0.5 से कम रहेगी तो बिंदुओं की संख्या 967 होगी, 0.5 से कुछ 5 या उससे ज्यादा है तो बढ़ा देंगे, 968 कर देंगे। ऐसे हम यहां पर मान लेंगे और हर एक राज्य के लिए हम क्या कर लेंगे, बिंदुओं की संख्या निकालते चले जाएंगे। वर्णमात्री मानचित्रों को आंकड़ों की विशेषताओं जो कि प्रशासनिक इकाइयों से संबंधित है कि दर्शाने के लिए क्या करते हैं, खींचते हैं। ये मानचित्र जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करते हैं, ये मानचित्र साक्षरता के बारे में बात करते हैं, लिंगानुपात के बारे में बात करते हैं। इन सबको प्रदर्शित करने के लिए इनको व्यक्त किया जाता है ना। तो अब यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, ये तो हमने बिंदुकृत मानचित्र पर बात कर ली कि हमने कैसे निकाल लिया। अब हम बात कर रहे हैं वर्णमात्री मानचित्र के बारे में, मतलब जिसमें हम रंग तैयार करेंगे, वर्ण तैयार करेंगे। तो इनको क्या करेंगे, मानचित्रों को आंकड़ों की विशेषताओं जो कि प्रशासकीय इकाइयों से संबंधित है उनके लिए खींचेंगे। इनसे क्या दिखा सकते हैं हम, जनसंख्या घनत्व राज्य के हिसाब से, साक्षरता दर की वृद्धि बता सकते हैं, लिंगानुपात बता सकते हैं। ये सारी बातें हम यहां पर बता सकते हैं। वर्णमात्री मानचित्र की रचना के लिए आवश्यकताएं क्या क्या होंगी आपको, तो आपको आवश्यकताएं वही होंगी जो आपने इसके पहले बिंदुकृत मानचित्र के लिए चुनी थी। विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों को दर्शाने के लिए, है ना, दर्शाने वाले क्षेत्रों का एक मानचित्र होना चाहिए। प्रशासकीय इकाइयों के अनुसार अनुकूल सांख्यिकीय आंकड़ा आपको पता होना चाहिए, आपके पास डेटा होना चाहिए। अब अनुसरण करने वाले कदम क्या क्या हैं, आपको कौन से स्टेप उठाने हैं उनके बारे में, स्टेप्स के बारे में बात की गई। आंकड़ों को क्या करेंगे, चढ़ते उतरते क्रम में आप जमा लेंगे। कैसे जमाएंगे, सबसे पहले अति उच्च आ गया, फिर उसके बाद उससे कम, उससे कम और उससे कम, अति उच्च, उच्च, निम्न और अति निम्न, है ना। ये आपको क्या जाएंगे, 5 कैटेगरी यहां पर मिल जाएंगे। आप देख भी पा रहे होंगे यहां पर क्या मिलेगी, 5 कैटेगरी आपको मिल जाएंगी। श्रेणियों के बीच अंतराल को आप कैसे निकालेंगे, परास की बात यहां पर की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, परास की बात यहां पर की जा रही है कि परास कैसे आप निकालेंगे, है ना। परास कैसे निकालेंगे, तो परास का फॉर्मूला क्या है, परास बराबर अधिकतम माइनस न्यूनतम, और जो आएगा वो क्या है, परास है, इसके द्वारा हम निकाल, रेंज जिसको आप कहते हैं। प्रतिरूपों, छायाओं और रंगों का उपयोग चुनी हुई श्रेणियों को चढ़ते और उतरते क्रम में दर्शाने के लिए कर लेते हैं। अब उदाहरण 3.13 तालिका 310 में भारत की साक्षरता दर को प्रदर्शित करने के लिए वर्णमात्री मानचित्र का आपको उपयोग करना है। ये साक्षरता दर आपको यहां पर दे दी गई है। जम्मू कश्मीर में 55, हिमाचल में 76, पंजाब में 69, चंडीगढ़ में 81, उत्तरांचल में, जिसको आप उत्तराखंड कहते हैं, 71। ये आपको डेटा यहां पर दे दिया गया है, साक्षरता दर दे दी गई है। अब आपको क्या करना है, इनका एक नक्शा बनाना है। आपने एक नक्शा बना लिया कि भाई जम्मू कश्मीर का, अब इसको कलर आपको देना है, इसमें आपको रंग देना है। क्या देंगे आप, इसमें रंग देंगे। अब कैसे रंग आप यहां पर दे पाएंगे, तो इसके लिए जरूरी क्या हो जाएगा, जब आप रंग देने की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे यहां पर कि हर एक राज्य को के लिए अलग अलग रंग आप दे देंगे। कैसे आप देंगे हर एक राज्य के लिए अलग अलग रंग, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि भाई जो ज्यादा साक्षरता दर है वो बहुत ज्यादा डार्क होगा, उससे कम वाला उससे हल्का, बिल्कुल कम वाले को पीला कर देंगे। ऐसे कलर हम डिसाइड कर लेंगे और उनके आधार पर क्या करते हैं, उनके आधार पर ही हम ये रचनाएं इनकी करते हैं। चढ़ा लिया आंकड़ों को, उतरते चढ़ते क्रम में हमने इनको रचा लिया, आंकड़ों को हमने रचा लिया, उतरते चढ़ते क्रम में तैयार कर लिया। आंकड़ों के अंदर परास भी हमने निकाल ली क्या है, तो अगर आप देखें तो बिहार में 47% और केरल में 90%, तो रेंज कितनी आ गई आपको, रेंज आ जाती है 44, है ना। कितनी रेंज मिल जाती है आपको, 44, यही है ना मैक्सिमम और मिनिमम के बीच। अति निम्न से
अति उच्च श्रेणियों को प्राप्त करने के लिए परास में आप क्या करते हैं, 5 से भाग देते हैं, डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो 8.80 आ जाएगा। इस मान को हम एक पूर्णांक के रूप में ले सकते हैं, 8.8 है तो हम 9 ले लेंगे, इसमें हम इसको क्या करते हैं, बदल देते हैं। यही फॉर्मूला तो यहां पर परास निकालने का बताया गया था, परास डिवाइडेड बाय 5, ये फॉर्मूला बताया गया था ना, परास डिवाइडेड बाय 5। मैंने यहां पर हाइड कर दिया था क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते। और यहां पर परास का फॉर्मूला क्या निकाल लिया, परास का फॉर्मूला आपने क्या निकाल लिया, इस फॉर्मूले से आप परास का फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो ये दो फॉर्मूलों को आपको यहां पर याद रखना था। परास डिवाइड बाय 5 का हमें उपयोग करेंगे, ये हमें काम में आएगा, और परास निकालने का फॉर्मूला कुछ ये था। इन दोनों फॉर्मूलों को हमें उपयोग याद रखना है, इनका हम उपयोग करने वाले हैं। ठीक है, श्रेणियों की संख्याओं को उनके प्रत्येक श्रेणी की परास सहित निश्चित करेंगे। 9 जो है सबसे अधिक, आप देखें निम्न से उच्च तक प्रत्येक श्रेणी के लिए रंग और प्रतिरूप आपको निश्चित करने पड़ेंगे, किसका रंग कैसा है किसका नहीं है, ये आप तैयार करेंगे। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, चित्र 3.14 में दर्शाया गया है उसका उपयोग कर सकते हैं, बुक में दिया गया है आपको चित्र। मानचित्र को मानचित्र योजना के लक्षणों सहित आप क्या करेंगे, पूर्ण कर लेंगे। क्लियर बात। अब हम बात करेंगे सममान रेखा मानचित्र के बारे में, आइसोप्लेथ मैप्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। हम देख चुके हैं कि प्रशासकीय इकाइयों से संबंधित आंकड़े है ना, इन आंकड़ों को वर्णमात्री मानचित्र के उपयोग से प्रदर्शित किया जाता है, ये बात हम यहां पर समझ चुके हैं, हमें पता चल चुका है। फिर भी बहुत से उदाहरणों में आंकड़ों की विविधताओं को प्राकृतिक सीमाओं के आधार पर देखा जा सकता है। कैसे देख सकते हैं, प्राकृतिक सीमाओं के आधार पर आप देख सकते हैं। उदाहरणों के लिए क्या है, ढाल की डिग्री में विविधता होती है, ढाल की डिग्री में विविधता होती है। अब जब इसमें क्या है, लाइन बनाई जाएंगी सम्मान रेखा चित्र में, सममान जिनका मान समान है उनको मिलाने वाली रेखाएं, तो सम्मान रेखा मानचित्र की बात करें तो इसमें ढाल की डिग्री विविधता होगी। तापमान, वर्षा है ना, तापमान, वर्षा, ये सारे ये तापमान, वर्षा, इनके आंकड़े आपको प्राप्त हैं, तो इनकी निरंतरतम विशेषताओं से युक्त होते हैं। मतलब आपको अलग अलग टाइप का, आप ऐसा भी हो सकता है कि भोपाल में जो वर्षा हो रही है आज के दिन उतनी ही वर्षा दिल्ली में हो, तो समान वर्षा होगी। आज अगर मिलाना होगा तो एक ही टाइप की, एक ही डिग्री की लाइन आपको यहां पर यूज करनी पड़ेगी। ये भौगोलिक सत्य मानचित्र पर समान मानों की रेखाओं को खींचकर प्रदर्शित किए जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहां पर, तो समान में अगर आप देखें तो आइसोप्लेथ शब्द में एक शब्द आया जैसे आइसो है ना, एक शब्द आया आइसो, जिसका मतलब क्या हो जाता है, जिसका मतलब आप देखेंगे इसका मतलब क्या होता है, बराबर आपको मिलता है कि इक्वल कहलाता है। ऐसे ही एक शब्द आया, इसको कहते हैं प्लेथ, क्या कहलाता है, प्लेथ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रेखाएं। तो इससे दोनों से मिलकर क्या बन गया, आइसोप्लेथ बन गया, सममान रेखाएं कहलाने लगी, समान मान को मिलाने वाली रेखाएं कहलाने लगी। कैसे बनाएंगे, इस प्रकार की काल्पनिक रेखा, मतलब यहां पर क्या गया कि ये काल्पनिक रेखा है, पृथ्वी पर कहीं खींची नहीं है, हम अपनी सुविधा के लिए कागज के ऊपर खींचते हैं कि यार यहां पर ऐसा कुछ होगा तो मैप के ऊपर ही हम रेखाएं खींच लेते हैं, इनको कहीं पृथ्वी पर खींचा नहीं गया। तो पहली चीज तो हो गई कि काल्पनिक रेखाएं हो गई जो समान मान के स्थानों को जोड़ती है। नक्शे पर हम क्या करेंगे, समान मान, अब ये वैल्यू क्या है, अलग अलग प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। अब कैसे अलग अलग प्रकार से देखने को मिलेगी, प्रायः खींची गई समान रेखा, जैसे आप देखें समताप रेखा के बारे में बात करते हैं, सम वायुदाब रेखा के बारे में बात करते हैं, सम वर्षा रेखा के बारे में बात करते हैं, सम मेघ रेखा के बारे में बात करते हैं, समोच्च रेखाओं के बारे में बात करते हैं, सम गहराई वाली रेखाओं के बारे में बात करते हैं, समान लवणता वाली, तो जहां जहां दो जगह की लवणता समान है वहां पर एक ही रेखा से आप इनको खींच देंगे, तैयार कर देंगे। आवश्यकताएं क्या होंगी, तो एक आपको स्थिति दर्शाने वाला मानचित्र चाहिए है, आधार रेखा मानचित्र है, एक अनुरूप तापमान, वायुदाब, वर्षा आदि का निश्चित समय के अनुरूप आपको चाहिए रहे, जो एक टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर उनका तापमान क्या है, वायुदाब क्या है, वर्षा क्या है। अगर आप तीनों को दिखा रहे हैं, अगर आप केवल एक को दिखा रहे हैं तो वो भी एक ऐसा नहीं कि किसी का आपने नक्शा लिया बोले जुलाई में और किसी का ले लिया बोले आप मार्च का लिया, तो फिर वर्षा में अंतर तो स्वाभाविक सा है, तापमान में भी अंतर, एक ही पर्टिकुलर टाइम पर दोनों जगह की चीजें चाहिए। और चित्र उपकरण विशेषकर फ्रेंच कर्व, जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, ये नक्शे तैयार करेंगे, इनको हम बनाएंगे। क्लियर बात यहां की। अब बात करने वाले हैं कि ध्यान में रखने वाले नियम कौन कौन से, यहां पर ये नियम कौन कौन से होने वाले हैं। बराबर मानों को प्रदर्शित करने वाली समान रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे को काटती नहीं है, जिनका बराबर मान होगा वो एक दूसरे को काटेंगे नहीं, बराबर समानांतर में होंगे। मानों के बराबर अंतराल को, सबसे पहली चीज क्या हो गई, मानों के बराबर अंतराल को चुना जाएगा, जैसे 5, 10, 15, 20, ये आदर्श अंतराल आप चुन सकते हैं। सम्मान रेखाओं का मान रेखा के दूसरी तरफ अथवा रेखा को तोड़कर बीच में लिखना चाहिए। क्या करना चाहिए, तोड़कर बीच में आपको यहां पर लिख देना चाहिए। 6 पक की बात करते हैं।
छेपक का उपयोग दो स्थानों की प्रक्षेपित मानों के बीच मध्य मान को प्राप्त करने से होता है ना। छेपक का उपयोग क्या करें कि दो स्थानों की प्रक्षेपित मानों के बीच का जो मध्य है उसको प्राप्त करने के लिए, उस मान को प्राप्त करने के लिए छेपक का उपयोग आप करते हैं। जैसे चेन्नई और हैदराबाद में मापा गया तापमान अथवा दो बिंदुओं की ऊंचाई, तो इनके बीच का जो मध्य मान आएगा उसको आप क्या कहते हैं, वो छेपक कहलाता है। समानता समान मानों के स्थानों को जोड़ने वाली सममान रेखाओं का चित्रण क्या होता है, इसको आप छेपक कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है, छेपक कहलाते हैं। अब छेपक की विधि क्या होगी, छेपक के लिए निम्नलिखित चरणों का आप अनुसरण करेंगे। सबसे पहले मानचित्र पर दिए गए है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, मानचित्र पर दिए गए न्यूनतम और अधिकतम मान को सुनिश्चित कर लेंगे। तो यहां से क्या निकल जाएगी, यहां से जब न्यूनतम अधिकतम मान निकाल लेंगे तो यहां से आपकी रेंज निकल जाएगी, जिसको आप क्या कहते हैं, परास कहते हैं। वो आपकी निकल आएगी, आप निकाल ही लेंगे। मान की परास की गणना करें, है ना, ये हमने देखा ही है, गणना करें। और ये कैसे निकलेगी, परास को हम कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये निकल जाएगी। R इक्वल टू, हम जानते हैं कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर देंगे। श्रेणी के आधार पर एक पूर्ण संख्या 5, 10, 15 आदि के अंतराल को आप निश्चित कर लेते हैं। समान रेखा के चित्रण के बिल्कुल ठीक बिंदु को निम्नलिखित सूत्र द्वारा, कैसे, निम्नलिखित सूत्र द्वारा निश्चित किया जाता है, उसको आप फिक्स कर लेंगे। समान रेखा बिंदु आपने कैसे निकाली, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सेंटीमीटर में, लिए गए बिंदुओं के दो मानों के बीच का अंतर जो रेंज है वो मल्टीप्लाइड बाय अंतराल, जो भी आएगा डिफरेंस आएगा वो आप यहां पर लिख देंगे। सबसे कम मान की समान रेखा को सबसे पहले खींचेंगे और उसी के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में फिर आप रेखाएं खींचते चलेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, फिर उसको हम खींचते चलेंगे। जैसे अगर आप देखें, अंतराल मानचित्र पर वास्तविक मान और छेपक मान के बीच का अंतर होता है। उदाहरण के लिए आपने कुछ तापमान ले लिया कि 28 डिग्री सेंटीग्रेड, 33 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड रेखा को आप क्या करते हैं, समताप रेखा खींचते हैं जो दो बिंदुओं के बीच की है, दोनों को मिलाने वाली। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर या 10 मिलीमीटर और 28 या 33, इनमें सब में क्या है, आप इनमें 5 का अंतर है, जबकि 30 28 से बिंदु दूर है, 30 बिंदु के पीछे है। ये आगे पीछे की बातें आपको यहां पर बताई जा रही हैं, ये कौन किसके आगे कौन किसके यहां पर पीछे यहां पर बनाया गया है। तो यहां पर क्या करते हैं, यहां पर जैसे मान लीजिए कि अब ये नक्शा आपको दिया गया है, ये आप कलर देख पा रहे हैं ना, ये साक्षरता दर वाला दिया गया है जिसमें हम वर्ण मात्री कर रहे हैं। आप देखें यहां पर डार्क कलर जिनका 83 से ज्यादा, तो ये ऐसे रंग बता दिया गया कि जो राज्य, ये आप देख पा रहे। अब इसमें मान लो हमें इस पर ही क्या करना है, हमें अपना असमान रेखा बनानी। मान लीजिए कि हमें इनको, यहां पर वर्षा सेम होती है, यहां पर वर्षा सेम होती है, तो इनको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको समान रेखा कहते हैं। तो ऐसी रेखाएं बनाना, अपने अलग अलग टाइप के डायग्राम देखे होंगे, कुछ इस तरीके से लाइनें खिंच जाना, है ना, ऐसी लाइनें खिंच जाना, ऐसी लाइन तैयार हो जाना, या फिर आपने ऐसी लाइनें तो देखी होंगी, ऐसी लाइनें आपने देखी होंगी। अब इसमें क्या है कि अगर हम ये वायुदाब की बात कर रहे हैं तो बाहर की तरफ आते हुए वायुदाब क्या होता है, घटना स्टार्ट हो जाता है, यहां पर वायुदाब ज्यादा होगा। तो ऐसे क्या है, अब इस रेखा पर चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको दाब सेम मिलेगा। इस पर अगर आप देखेंगे तो दाब सेम मिलेगा, इस पर आप देखेंगे तो दाब सेम मिलेगा। तो क्या हो जाएंगे, इनको समान रेखा कह देंगे। और इन रेखाओं के नाम अलग अलग हैं, दाब के हिसाब से, ताप के हिसाब से, इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग नाम से हम जानते हैं। क्लियर बात यहां तक की। तो ये हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हो जाता है। हमने पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिया, उसको एकदम पूरा रिकॉल कर लिया, पार्ट में भी देखा और कंप्लीट भी देख लिया। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है, मतलब आपको यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट के लिए किसी प्रकार का कोई पैसा खर्च नहीं करना है। ये हमारे टॉप कोर्सेस है, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी, स्पोकन, यूपी, बिहार बोर्ड, ये हमारे टॉप कोर्सेस हैं। इनके सभी के वीडियोस आपको मिलेंगे हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं। बुक्स एंड ई बुक्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। धन्यवाद।